अध्याय 726 प्रयोगशाला से बाहर निकलना। प्रयोगशाला में काल और अन्य लोग पूरी तरह से स्वस्थ थे और शहर की अराजकता का सामना करने के लिए तैयार थे। अधिपति ओथेलो पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या रेलवे स्टेशन ढह गया है? इनमें से ज्यादातर लोग लड़ाके नहीं हैं और हमने वैसे भी सभी अतिरिक्त हथियार नष्ट कर दिए हैं, काल ने पूछा। फौजमास्टर ग्रेनाइट ने एक षड्यंत्रकारी इशारे के साथ अपनी फौज के नीचे एक छिपे हुए भंडारण स्थान से उनके द्वारा बनाया गया पहला ब्लेड और युद्ध का हथौड़ा निकाल लिया। यदि वे उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाते तो यह नष्ट हो जाने के बराबर है। ये इतने अच्छे थे कि इन्हें छोड़ना संभव नहीं था। अन्य लोहार हंस पड़े और उनमें से एक ने अपनी भट्टी की ओर इशारा किया। हम सभी ने कच्चा माल बचाकर रखा है। कुछ दिन दें और हमारे पास अपग्रेड करने के लिए एक नया बैच तैयार हो जाएगा। या हमें 6 घंटे दें और हम ओवरलॉर्ड और उसकी टीम के लिए पर्याप्त मात्रा में माल बना लेंगे। उनमें से एक ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि हमें रुकना चाहिए और कम से कम एक और हथियार बनाना चाहिए। लड़ाई खत्म हो गई है और राय का कहना है कि बिल्ली जादूगर अब टोटेम बनने जा रहा है। उसे एक अच्छी चीज मिली जो स्वादिष्ट नहीं लग रही थी। रेमी ने काल के दिमाग में सुझाव दिया। रेमी ने कहा कि लड़ाई खत्म हो गई है। हम यहाँ इंतजार कर सकते हैं और हथियार बना सकते हैं, जो कि शुरू में हमारा काम था। दूसरे लोग जीवित बचे लोगों की तलाश करेंगे और मलबा साफ करेंगे, उन्हें एक रात भी हमारी याद नहीं आएगी। उसने ओथेलो और उसकी टीम को समझाया। आप ऐसे समय में हथियारों को प्राथमिकता देते हैं? पेलाडिन ने पूछा। मुझे पता है, यह एक अजीब जवाब है, लेकिन हम ओवरलॉर्ड स्पेशल फोर्स के सदस्यों के लिए मोनाक रैंक वाले हथियार बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। मैं आज रात आपके लिए एक हथियार बनाऊंगा और कुछ और हथियार उपहार के तौर पर बनाऊंगा, साथ ही स्पेशल फोर्स के सदस्यों के लिए भी। मेरे सूत्र का कहना है कि हमारे पास एक नया टोटेम और एक नया राजा हो सकता है। उन दोनों को उपहार की आवश्यकता होगी। ओथेलो को अच्छी तरह पता था कि उसका स्रोत कौन था, क्योंकि आज केवल नागा रानी ही उसके साथ थी। फौजमास्टर थोरिन मुस्कुराया। ठीक है, तुमने आदमी की बात सुनी। अतीत के स्क्रैप को भूल जाओ। हमें सबसे अधिक मैना संगत हथियारों का एक नया बैच चाहिए जो हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या महिला को कोई प्राथमिकता है? मैं तुम्हारे लिए हथियार और वीआईपी उपहार बनाऊंगा। ओथेलो ने चुपचाप अपनी वर्तमान ब्रॉडस्वॉर्ड को उठाया और ग्रेनाइट ने उस पर नजर डाली जो वर्तमान में उसके पास थी। यह एक बेहतरीन ब्लेड था और मोनाक रैंक, लेकिन वे इससे बेहतर कर सकते थे, उसे यकीन था। इसके अलावा यह एक पैलाडिन के लिए सटीक रूप से डिजाइन किया जा सकता है। निश्चित रूप से महिला एक अधिक सुरुचिपूर्ण ब्लेड चाहेगी। ओथेलो काल की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस टीम के साथ राजसी लोगों के लिए उपयुक्त हथियार बना सकते हो? आमतौर पर इस तरह के काम के लिए तुम्हें कई सम्राट रैंक के कारीगरों की जरूरत होगी। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। तुम देखोगे, असल में जो मायने रखता है वह है मिश्र धातु और शिल्प कौशल। मेरे पास ट्रेड स्किल के रूप में रून क्राफ्टिंग है और यह मेरे स्तर पर संगत हथियारों को अपग्रेड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 5 प्यारे युवा अनुचर तरीके सीख रहे हैं और उन्होंने रनस्मिथ व्यापार कौशल हासिल कर लिया है। थोड़ा विश्वास रखें, वे नीले ड्रैगन पादरी हैं, वे तेजी से सीखते हैं। पादरीगण उसके दावे के प्रति सशंकित थे, लेकिन काल के यहाँ होने के कारण उन्हें केवल 90% कार्य पूरा करने की आवश्यकता थी, तभी वह उनके पूर्ण रूप से नक्काशी किए गए रूनों को सक्रिय करने के लिए कार्य को अपने हाथ में ले सकता था। यह कोई आदर्श प्रणाली नहीं थी, लेकिन रचनाकारों के बीच इरादे के हस्तांतरण के बावजूद काल को पूरा विश्वास था कि वह अभी भी हथियारों को एक सभ्य स्तर तक ले जा सकता है। यदि और कुछ नहीं तो यह एक अच्छा प्रशिक्षण पाठ होगा। सभी शिल्पकार बिखर गए और हर प्रकार का हथियार उपलब्ध कराने के लिए काम करने लगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही घमंडी स्वभाव वाला पादरी ही समाप्त हुआ। मैंने एक एलिमेंटल रत्न के लिए जगह छोड़ी है। मुझे लगता है कि कोई भी जादूगर उस घुमावदार काले लोहे की लकड़ी के चलने वाले कर्मचारी पर गर्व करेगा। यह अविश्वसनीय रूप से मैना अनुपालक है और बिना अपग्रेड किए भी स्टील की तरह कठोर है। उसने गर्व से घोषणा की। रेमी ने अपने कमरे में हाथ डाला और काल को एक बड़ा पत्थर थमा दिया। यह कोई रत्न नहीं था, बल्कि उल्कापिंड के आकार की लोहे की चट्टान का एक गोल टुकड़ा था जिसे उसने बड़े पैमाने पर रूनों से तराशा था। काल ने चट्टान को तब तक घुमाया जब तक उसे शिलालेख का आरंभ नहीं मिल गया और जैसे ही शिलालेख चट्टान के चारों ओर घूमा, उसने उससे पढ़ा। उसने कुछ दिन पहले अभ्यास के टुकड़े पर उल्का तूफान मंत्र प्रभाव का विवरण अंकित किया था और यह विडंबनापूर्ण रूप से इस उद्देश्य के लिए एकदम सही लग रहा था। धन्यवाद रेमी। अब देखते हैं कि हम इस प्यारे स्टाफ के साथ क्या कर सकते हैं। इस तरह के अजीब आकार के हथियार के लिए रूनों को सही ढंग से स्थापित करना एक दुष्स्वप्न जैसा होगा, लेकिन ये कार्यात्मक कला के एक सच्चे काम के आकर्षण का हिस्सा था। काल ने मंत्र शक्ति को बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन प्रभाव को 8 गुना अधिक छोटे पत्थरों में विभाजित किया, जिससे कवरेज क्षेत्र बढ़ गया।
प्रत्येक उल्कापिंड की क्षति मूल के आधे से भी कम होगी, लेकिन उल्काएं सिर के आकार के पत्थरों की तरह गिरेंगी। बाहर से हथियार के माध्यम से अधिक मैना प्रवाह को ट्रिगर करने के लिए एक जादू इसके साथ अच्छी तरह से चला जाएगा, और स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों की स्थायित्व में वृद्धि होगी। बस अगर जादूगर को इसके साथ किसी को पीटना पड़े। प्रकृति पुजारी द्वारा उत्कीर्ण पत्थर को स्थापित करने के बाद काल को इसे पूरा करने में लगभग 2 घंटे लगे, जो अब गहरे लाल रंग के धब्बों से चमक रहा था और दूर से देखने पर मैग्मा की एक छोटी गेंद जैसा दिख रहा था। यह अविश्वसनीय है। क्या आप अपने द्वारा बनाए गए हर हथियार के साथ ऐसा करते हैं? ओथेलो ने पूछा। खैर, मैं आमतौर पर अधिपतियों के लिए हथियारों में एक जादू का पत्थर जोड़ता हूं, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा था। मुझे एक ब्लेड या कुल्हाड़ी बनाने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही लगेगा। प्रकृति पादरी को शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके खूबसूरत कर्मचारी ने वास्तव में किसी और के लिए बहुत अधिक काम किया है। लेकिन यह इतना शानदार लग रहा था कि वह खुद को आधार बढ़ाने और इसे कर्मचारी या धनुष में काटने के लिए नहीं ला सका। सौभाग्य से इससे फोर्जमास्टर को एक ऐसा ब्लेड बनाने का समय मिल गया जो उसे लगा कि ओवरलॉर्ड ओथेलो के लिए उपयुक्त है। यह उसके कवच और ढाल की थीम से मेल खाता था, और जब काल इसे बना लेगा तो यह निश्चित रूप से एक लड़ाकू हथियार के रूप में बेहतर होगा। काल ने हथियार पर लिखने के लिए एक कविता बनाते हुए मुस्कुराया, जिसके लिए वास्तव में पैलाडिन के लिए अत्यधिक विस्तृत बफ की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले वह कौशल प्रभाव, शारीरिक शक्ति और चमक बढ़ाने के लिए रून लगाएगा। यह हिस्सा अनिवार्य था क्योंकि एक पैलाडिन को युद्ध में पवित्रता का एक चमकता हुआ प्रकाशस्तंभ होना चाहिए। थोर ने निश्चित रूप से उस संदेश को मंजूरी दी। फिर उसने थोर के पवित्र पत्थरों में से एक उधार लिया और उसे धन्य वस्तु मंत्र से मंत्रमुग्ध कर दिया, इससे पहले कि फोर्जमास्टर ग्रेनाइट उसे मूठ में लगा दे। इसे मुख्य शिलालेख से जोड़ने से पूरी तलवार एक पवित्र अवशेष बन जाएगी, जिसे लगातार पवित्र पत्थर द्वारा आशीर्वाद दिया जाता रहेगा। फिर उसने मास्टरपीस जोड़ा। चमकीले कवच में, बहुत चमकता हुआ, एक योद्धा खड़ा है, प्रकाश का एक स्तंभ। हाथ में तलवार लेकर वह सही बात के लिए लड़ती है। दूसरे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वह चली जाए, लेकिन उसे जाते हुए देखना उनकी रात बना देगा। रेमी और ग्रेनाइट दोनों चुपचाप हंस पड़े जब काल ने ब्लेड को उकेरना समाप्त किया, फिर उसमें शक्ति डालना शुरू किया। किसी कारण से, ये काल द्वारा पहले किए गए प्रयासों की तुलना में बहुत आसानी से मंत्रमुग्ध हो गया, जैसे कि यह वास्तव में अधिकतम शक्ति तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। लेकिन जब काल ने ब्लेड को छुआ, तो उसने अपनी उंगलियां जला ली। ऐसा नहीं है कि शून्य शरीर सक्रिय होने पर इससे कोई वास्तविक क्षति हुई, लेकिन वह अभी भी अपने हाथ को जलता हुआ महसूस कर सकता था। ठीक है, यह तैयार है। एक बार जब आप इसे जोड़ लेंगे तो आपको हथियार की सिस्टम स्थिति देखने में सक्षम होना चाहिए। काल ने अपनी बात समाप्त करते हुए घोषणा की। ओथेलो ने चमकती हुई चांदी की ब्लेड को देखा, जिस पर खून के लाल रंग के रून और सुनहरी मूठ थी। यह सुंदर था, और रूनिक शिलालेख ब्लेड पर शक्ति के गोडियन गांठ की तरह स्क्रॉल कर रहे थे। जिस क्षण उसका हाथ ब्लेड पर पड़ा, काल ने देखा कि वह उसके साथ जुड़ गया है, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ब्लेड ऑफ द एवेंजिंग एंजल 20% कौशल क्षति जोड़ता है, 40% शारीरिक शक्ति जोड़ता है, पवित्र क्षति के रूप में 150% अतिरिक्त हथियार क्षति पहुंचाता है। हथियार चलाने वाले के प्रति अशुद्ध इरादे वाले लक्ष्यों को दोगुना नुकसान पहुंचाता है। अपवित्र या पुरुष हथियार चलाने वालों द्वारा उपयोग योग्य नहीं है। ग्रेनाइट ने हथियार का निरीक्षण करते हुए आश्चर्य से देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह काम कर गया, और यह अच्छी तरह से काम कर गया। अशुद्ध इरादों वाले लक्ष्यों को दोगुना नुकसान। यह एक महाकाव्य ग्रेड बोनस होना चाहिए। अन्य शायद महाकाव्य मानक नहीं बनाते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से होना चाहिए, भले ही यह सीमित हो। बोने ने घोषणा की। क्या यह एक यादृच्छिक प्रभाव है, या आपने विशेष रूप से ऐसा प्रभाव बनाने की कोशिश की है जो एक महिला पैलाडिन को अवांछित ध्यान से सुरक्षित रखे? ओथेलो ने काल से पूछा, जिसने अपनी सबसे अच्छी मासूम अभिव्यक्ति दिखाई, जबकि ग्रेनाइट फर्श पर बैठ गया, अपने पेट को पकड़े हुए वह हंस रहा था और उसकी दाढ़ी में आंसू बह रहे थे। हाँ, लड़की, एक बहुत ही विशिष्ट शिलालेख। शिलालेख का निचला आधा हिस्सा एक कविता है कि तुम्हारा पिछवाड़ा कितना अच्छा है। बोना चिल्लाया। तुमने नहीं किया, ओथेलो ने हौंफते हुए कहा। काल ने कंधे उचका दिए। परिणाम ही मायने रखते हैं, है ना? इसके अलावा, देश में 10 से भी कम लोग हैं जो उन रूनों को पढ़ सकते हैं, और उनमें से भी कम लोगों को ऐसा करने का मौका मिलेगा। पवित्र क्षति आपके सभी हमलों पर जमनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे घोस्ट फायर तब करता है जब मैं हैंड क्लॉ का उपयोग करता हूँ। तो यह एक महत्वपूर्ण क्षति वृद्धि है, या आपकी अपनी किसी भी ऊर्जा को खर्च किए बिना एक मध्यम शक्ति वाले ओवरलॉर्ड रैंक कौशल के बराबर है। जब सहनशीलता मायने रखती है, तो अतिरिक्त क्षति आपके व्यय में वास्तविक अंतर लाएगी। नीले ड्रैगन के अनुचरों में से एक, मेबल ने अपना हाथ उठाया। महाराज, क्या हम आपसे एक मदद मांग सकते हैं? उसने विनम्रता से पूछा। ओथेलो ने सिर हिलाया और पादरी मुस्कुराया।
क्या आप घूम सकते हैं? ऐसा लगता है कि आपके पिछले हिस्से का आकार शिलालेखों में लक्षित कविता की प्रभावशीलता पर हमारे नोट्स के लिए प्रासंगिक है। ओथेलो ने काल की ओर मुंह किया और अनजाने में वही कर दिया जो पादरी ने कहा था। देखो तुमने क्या शुरू कर दिया है। तुम्हारे महल में महिलाओं की एक पूरी टीम है, क्या तुम स्नेह के इतने भूखे हो कि तुम्हें दूसरी महिलाओं के बारे में कल्पना करने की जरूरत है? उसने पूछा। देखो तुमने क्या शुरू कर दिया है। तुम्हारे महल में महिलाओं की एक पूरी टीम है, क्या तुम स्नेह के इतने भूखे हो कि तुम्हें दूसरी महिलाओं के बारे में कल्पना करने की जरूरत है? उसने पूछा। काल ने बचाव के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप किसी मानव निर्मित हथियार पर यह कहते हैं कि मानव शिल्प कौशल कितना खराब है और उसे मजबूत करने के लिए रून का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसलिए मेरा तर्क ये था कि अगर मैं आपके लिए विशेष रूप से किसी हथियार पर महिला पैलाडिन के गुणों के बारे में एक चुटीली कविता डालूं, तो इससे अन्य प्रभाव बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि यह एक पूरी तरह से अलग जादू प्रभाव जोड़ने वाला था। इरादा अन्य 3 प्रभावों को बढ़ाने का था। फिर काल ने उसकी ढाल की ओर इशारा किया। क्या तुम मुझे एक पल के लिए वह दे सकती हो? मैं देख सकता हूं कि यह सिर्फ कमांडर रैंक की पवित्र वस्तु है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसमें सुधार किया जा सकता है। मैं वादा करता हूं, इस पर कोई अजीब शिलालेख नहीं होगा। अधिपति ओथेलो का काल के रूनक्राफ्टिंग पर भरोसा उसके कौशल पर नहीं बल्कि उसके इरादों पर स्पष्ट रूप से कम था। लेकिन उसने ढाल सौंप दी और काल ने जल्दी से पीछे की तरफ रूनों का एक सेट स्केच किया। पूर्ण कवरेज रूनिक शिलालेख के लिए नहीं। ये लीजिए, यह अधिक टिकाऊ है और शील्ड बैश जैसे कौशल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। ओथेलो ने ढाल उठाते समय मुस्कुराया, फिर जब उसने देखा कि काल ने शीर्ष पर ओथेलो की संपत्ति जोड़ दी है तो वह हंस पड़ी। ये सब रूनिक में था, लेकिन सिस्टम की बदौलत नाम टैग का अनुवाद उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। फौजमास्टर ग्रेनाइट ढाल का निरीक्षण करने के लिए आया। अब उसकी हंसी लगभग बंद हो चुकी थी और उसने स्वीकृति में घुरघुराहट की। ये कवच का एक बढ़िया टुकड़ा है। यह उचित प्रहार को झेलने में सक्षम होना चाहिए, भले ही आपके पास इस पर कोई कौशल न हो। इससे आपको युद्ध में कुछ ऊर्जा की बचत होगी। मैं ये सलाह नहीं देता कि आप ढाल को सब कुछ ले जाने दें, लेकिन अगर आप समय पर कोई कौशल हासिल नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रहार से इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। बोने ने फैसला किया। दुर्भाग्य से काल के लिए, वह एक रून संयोजन नहीं जानता था जो वास्तव में कवच के एक स्वमरम्मत टुकड़े की ओर ले जाएगा, जो रक्षात्मक वस्तुओं के मूल्य और दीर्घायु को एक जादुई हथियार की तुलना में बहुत अधिक सीमित कर देगा। हालांकि, उन्हें अपनी इन्वेंट्री में संग्रहित करने से अक्सर वस्तुओं पर छोटे नुकसान की मरम्मत हो जाती है। इसलिए, कुछ उम्मीद थी कि मजबूत जादुई आइटम नियमित रूप से फौज में जाने की आवश्यकता के बिना थोड़ी मात्रा में टूट फूट को अनदेखा करने में सक्षम होंगे। ओफेलिया के समूह के बाकी लोग ईर्ष्या से हथियार को घूर रहे थे। अगर उसे कुछ ऐसा मिलता है जो इतना ज्यादा है, तो मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि सांत्वना पुरस्कार कैसा होगा। योद्धाओं में से एक ने मजाक किया। काल ने हंसते हुए उन हथियारों की ओर इशारा किया जो दूसरे कारीगर बना रहे थे। अपनी पसंदीदा शैली चुने और मैं आपके लिए इसे मंत्रमुग्ध कर दूंगा। वे सभी ब्लेड रॉयल रैंक की शक्ति को संभालेंगे और उन पर एक मानक शिलालेख के साथ उन्हें जल्दी से अपग्रेड किया जा सकेगा। यह शायद उतना आकर्षक न हो जितना कि ओवरलॉर्ड्स को मिलता है, लेकिन मैं आप चारों के लिए 1 घंटे से भी कम समय में काम कर सकता हूँ। जादूगर एक क्षण के लिए चिंतित दिखाई दिया, लेकिन प्रकृति पादरी ने उसे संभाल लिया था, तथा वहां पर अतिरिक्त भागों से बनाए गए नए मिश्रित धनुष रखे हुए थे, जिन्हें उन्नत करने के लिए रेंज्ड वेपन्स टीम काम कर रही थी। टीम में रेंजर असमंजस में दिख रहा था। उसकी कक्षा को अक्सर दोनों की जरूरत होती थी, लेकिन हर किसी के एक उपहार के बदले 2 हथियार मांगना उसके लिए किस्मत को चुनौती देने जैसा था। उसका ब्लेड एक मजबूत कमांडर रैंक वाला था जिस पर लाइफ स्टील था, इसलिए उसने उसे रख लिया और एक नया धनुष खरीद लिया। उसे नहीं पता था कि काल तीरंदाजों के लिए क्या कर सकता है, लेकिन एक रॉयल रैंक वाला धनुष कई लड़ाइयों को जीतने के लिए पर्याप्त हो सकता है। काल ने उस धनुष को देखा जो उसके पास लाया गया था, और वह साधारण छड़ी जिसे जादूगर ने चुना था। ठीक है, मुझे पता है कि इन दोनों पर क्या लगाना है। मुझे कुछ मिनट दीजिए, फिर मैं योद्धाओं के लिए ब्लेड बना दूंगा। उसने समझाया। उन्हें अपनी टीम के लिए भी कुछ काम करने होंगे। उन्हें अभी तक अपने समूह में एक शिल्पकार होने का लाभ नहीं मिला था। काल ने स्टाफ को सरल रखा, कौशल वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, बोनस क्षति के लिए धन्य आइटम और स्टाफ के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के साथ। रॉयल रैंक पर, यह पहले से ही इसे एक असाधारण हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था, और इसका लाभ यह था कि रन लिखने और धन्य आइटम मंत्र को डालने में केवल 10 मिनट लगते थे। धनुष पर अचूक निशाना और तीव्र बाणों के बारे में एक छोटी कविता अंकित थी, साथ ही एक धन्य वस्तु मंत्र भी था, लेकिन इसमें एक छोटा पत्थर भी अंकित था जिस पर विष बाण कौशल अंकित था। चूंकि काल को पादरी से नए मंत्र मिले थे, इसलिए जब भी उसे मौका मिले वह उन सभी का इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही जहर तीर जोड़ने से तीर बनाने का कौशल रखने या भौतिक तीर रखने की जरूरत खत्म हो गई।
यह उनके अपने धनुष की सबसे अच्छी बात थी, इस तथ्य के अलावा कि इससे निशाना साधने में मदद मिलती थी। वह और अधिक करने के लिए ललचा रहा था, लेकिन अगर उसने कम सक्षम मिश्र धातु को बहुत अधिक रूनों से ओवरलोड करने की कोशिश की, तो ये या तो टूट जाएगा या बस विफल हो जाएगा। उनके पास आज हथियारों को बर्बाद करने का समय नहीं था, इसलिए रॉयल रैंक के हथियारों के लिए ऐसा करना होगा। जादूगर ने छड़ी थामते हुए मुस्कुराया। मुझे कहना होगा, मेरे हाथों में एक पवित्र हथियार होना थोड़ा अजीब है। लेकिन ये सोचना और भी अजीब है कि इसे राजधानी के काल ने बनाया था, किसी बिशप ने नहीं। ओथेलो ने ठहाका लगाया। वह लिथियम माइंस का काल होगा। वह अभी भी कैपिटल टावर्स का निवासी बनने के लिए तैयार नहीं है। काल खंडहर हो चुके साफ कमरे में एक जीवित मेज पर बैठ गया और अगले कुछ हथियारों पर काम करने से पहले ध्यान लगाना शुरू कर दिया। नए रूनों पर काम करने से पहले उसे कुछ मानसिक स्पष्टता की आवश्यकता थी ताकि वह कोई गलती न करे। जैसे ही उसने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह और अपनी नसों के माध्यम से परिसंचरण पर ध्यान केंद्रित किया, काल को अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस होने लगा। आवश्यकताओं की पूर्ति। कौशल अनलॉक बेस्टियल फॉर्म पैकमास्टर को अपने जानवरों के साथ अग्रिम पंक्ति की लड़ाई में शामिल होने की अनुमति देता है। काल ने अपना ध्यान अपने मन को साफ करने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पर केंद्रित रखा, लेकिन कमरे में उपस्थित लोगों की सामूहिक सांसों की आवाज तथा रैमी की ताली की आवाज ने उसे ध्यान की अवस्था से बाहर ला दिया। मैंने एक नया कौशल सीखा। क्या इससे कुछ दृश्यात्मक कार्य हुआ? उसने पूछा। रैमी ने खुशी से सिर हिलाया और एक अनुचर ने एक जादू किया जिससे जल जादू से एक बड़ा दर्पण बन गया। डाना मैज आपसे प्यार करने वाला है, रैमी ने जोर देकर कहा जबकि काल आश्चर्य से आईने की ओर देख रहा था। उसका शरीर पिछले 1 महीने से वैसा ही दिख रहा था, बहुत ज्यादा मांसल, जिस पर स्टेरॉइड के सबसे बड़े शौकीन भी शर्म से लाल हो जाएं। लेकिन अब वह ज्यादा संतुलित दिख रहा था, क्योंकि वह करीब 220 सेंटीमीटर लंबा था और पूरी तरह से सफेद फर से ढका हुआ था, जिस पर काली धारियां थी। उसका सिर एक पार्श्विक थूथन था और उसके ऊपर रोएदार कान थे। वह बन गया था एक वेरी टाइगर। इस जानवर रूप परिवर्तन को क्या नाम दिया जाए, यह उसका सबसे अच्छा अनुमान था। उसके हाथ अभी भी मानव हाथों की तरह कार्यात्मक थे, लेकिन उसके पास काले धातु के वापस लेने योग्य पंजे थे जो जादू को लीक करते थे, जैसे कि हमेशा विघटन में ढके हुए हो। उसके पैर पंजे थे और उसके पैरों में एक अतिरिक्त जोड़ था, बिल्कुल बिल्ली के पैरों जैसा। इससे खड़े होना एक अजीब अनुभव था, लेकिन वह सहज रूप से समझ गया कि इस रूप में कैसे चलना है, और बढ़ी हुई ताकत से शक्ति की भावना व्यसनी थी। काल ने इस रूप में एक गहरी गड़गड़ाहट वाली बिल्ली जैसी आवाज निकाली और फिर कौशल को निष्क्रिय कर दिया। अरे, तुम तो सिकुड़ गए, फिस्पाक ने हौंकते हुए कहा। काल ने खुद को देखा। वह अभी भी थोड़ा मोटा और मांसल था, लेकिन वह आज सुबह की तुलना में निश्चित रूप से छोटा था। उम्मीद है, इससे छोटा नहीं होगा। वह पहले से ही काफी छोटा था। फिस्पाक ने अपनी बाहें फैला दी और रैमी ने उसे अपनी दोनों दाहिनी भुजाओं में उठा लिया, ताकि गनोम काल का अधिक बारीकी से निरीक्षण कर सके। उसके हाथ में एक छोटा सा जादुई उपकरण था और वह खुशी खुशी काल को अपनी उंगली से छू रही थी। मुझे नहीं लगता कि यह कोई प्रतिक्रिया थी। मुझे संदेह है कि पहली बार कौशल ठीक से सक्रिय नहीं हुआ था, इसलिए वह धीरे धीरे विस्तार करता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो गया, और अब वह सामान्य आकार में वापस आ गया है। खैर, मुझे लगता है कि वह सामान्य आकार का है। वह अभी भी मांसल है। बौने पुरुष थोड़े मोटे और मुलायम होते हैं, बहुत ज्यादा खुशनुमा। रे की आवाज ने काल के मन में उत्साह भर दिया। कारा और डाना दोनों इस बदलाव को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बिस्तर ले रहे थे। कारा को बताएं कि रैमी अपने बौने को एक बच्चे की तरह अपनी दोनों दाहिनी भुजाओं में उठा सकती है और यह बहुत प्यारा है। यदि वे उसके आकार के बारे में मजाक कर रहे थे, तो वह कम से कम बेजे को ताना मार सकता था। काल के शब्दों पर कैरा की प्रतिक्रिया पर राय हंस पड़ी, लेकिन बेजे को एक विचार आया। अगर हम दोनों ही प्यारे हैं, तो हम कमरे में गर्मी को पूरी तरह से कम कर सकते हैं, और दाना कभी भी बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहेगी। इसलिए हम पूरे दिन सो सकते हैं। यह एक तरह से शानदार था। कोई भी गर्म बिस्तर से बाहर निकलकर ठंडे कमरे में नहीं जाना चाहता था। लेकिन उन्हें अगली सर्दियों तक कमरे को इतना ठंडा रखने के लिए बर्फ के जादू का इस्तेमाल करने के लिए रैमी की जरूरत पड़ सकती है। काल ने आह भरी और रैमी को एक कदम पीछे हटने के लिए इशारा किया ताकि वह ब्लेड पर काम शुरू कर सके। यहाँ मौजूद टीम के लिए 2 और फिर अपनी टीम के लिए हथियार, और अंत में वह नए राजा के लिए कुछ बना सकता था। अहमद के लिए फैंसी स्टाफ शायद उतना अच्छा न हो जितना कि उसे मिलने वाली दूसरी चीजें, लेकिन यह उतना ही अच्छा था जितना काल बना सकता था। जब तक रून्स को उपयोगी होने के लिए हथियारों पर जाने की जरूरत नहीं थी, वह नए टोटेम के लिए कुछ आभूषण बना सकता था। निश्चित रूप से फोर्जमास्टर ग्रेनाइट हथियारों से ज्यादा कुछ बनाना जानता था। यह उनके लिए एक असाधारण उपहार होगा, क्योंकि मोनाक रैंक वाले सामान मोनाक रैंक वाले हथियारों से भी अधिक दुर्लभ थे, खासकर वे जो उपयोगकर्ता के लिए अनुकूलित थे।
काल ने ओथेलो की टीम के सम्राटों के लिए ब्लेड जल्दी से तैयार कर लिए और फोर्जमास्टर ग्रेनाइट की ओर मुड़ गया। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मेरे पास एक विचार है। हथियार काफी आम हैं और हर कोई एक की तलाश करता है, इसलिए हमारे नए नेताओं के पास पहले से ही कुछ होगा। लेकिन जो चीज उनके पास नहीं होगी वह है कुछ गुणवत्ता वाले आभूषण। एक कलाकार के रूप में आपकी कुशलता कैसी है? उन्होंने पूछा। फौजमास्टर ने मुस्कुराकर अपने फौज की ओर देखा, जो इस समय हॉकी घोस्टफायर से चमक रहा था। ओह, मुझे लगता है कि मैं कुछ सोच सकता हूँ। मुझे फौजमास्टर की उपाधि यूं ही नहीं मिल गई, और बौने अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट ने अपने आप को सिर हिलाया और अपनी भट्टी में चला गया, जहां उसने एक भंडारण कैबिनेट से मिश्र धातु की एक शीट निकाली, जबकि काल ओथेलो की टीम के योद्धाओं के लिए हथियारों पर काम करने लगा, साथ ही ओफेलिया के लिए कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी, जिसमें जीवन चुराने वाले पत्थर होंगे, हालांकि वे केवल रॉयल रैंक योग्य सामग्री थी। रेमी ने ग्रेनाइट के काम को देखने के लिए अपनी ओर घुमाया तो फिस्पाक हंस पड़ा। ओह, इस बार वह गंभीर है। वह दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग कर रहा है। मैना ट्रांसफर के लिए कुछ बहुत ही उपयुक्त सामग्रियां हैं, लेकिन वे इतनी दुर्लभ और महंगी हैं कि हमारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ नहीं है और हम इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए नहीं कर सकते। रून्स के लिए आपको कितनी जगह चाहिए? ग्रेनाइट ने धातु को गर्म करते हुए पूछा। यह सामग्री पर निर्भर करता है, लेकिन मेरी दृष्टि अच्छी है और मेरे हाथ स्थिर हैं। अगर सामग्री ठीक है तो मैं हुप ईयरिंग से एक उचित जादुई वस्तु बना सकता हूँ। काल के मजाक ने बोने को हंसाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह राहत की सांस ले रहा था। उसके पास इस सामग्री की केवल एक छोटी सी शीट थी, और अगर वह इसे दो बेहतरीन गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाने जा रहा था तो उसे इसे बचाना होगा। लेकिन अगर वह सिर्फ एक जोड़ी छोटे कंगन बना पाता तो उसके पास एक दर्जन या उससे अधिक अतिरिक्त वस्तुएं बनाने के लिए पर्याप्त कंगन होते। तो उसने यही किया। चौड़ी बौनी चूड़ियां, पीछे की ओर सपाट सतह के साथ काल को बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए ज्यादा जगह देने के लिए। इससे उसे गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त से ज्यादा अतिरिक्त सामग्री भी मिल जाती, और जादू की क्षमता के लिए एक अच्छे आकार का रत्न जोड़ने का बहाना भी मिल जाता। रेमी ने काल को एक गहरे हरे रंग का पत्थर दिया, जो अहमद की आंखों के रंग जैसा ही था, और काल ने भौहें सिकुड़ते हुए ये निर्धारित करने का प्रयास किया कि प्रकृति तत्व पत्थर के साथ किस प्रकार का मंत्र अच्छा रहेगा। उसके पास वास्तव में बहुत सारे प्राकृतिक मंत्र नहीं थे, लेकिन लाइफ लिंक एक तरह से करीब था। यह रक्त जादू था, लेकिन काल अपने रक्त को माध्यम बनाकर पत्थर को मंत्र के साथ काम करने के लिए तैयार कर सकता था। काल ने कार्य क्षेत्र के खंडहरों से एक आवर्धक कांच उधार लिया और मंत्र के लिए आवश्यक सभी चीजों को ध्यान से तराशना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी उंगली चुभोई और खून की एक बूंद गिरने पर ध्यान केंद्रित किया, फिर दूसरी, ताकि मणि पर काले धातु की चमक चढ़ जाए। मैना की बाढ़ ने पत्थर को सक्रिय कर दिया और खून पत्थर में समा गया, जिससे पीछे चमकते काले रंग के रन रह गए। काल ने पत्थर को कितना भी आगे बढ़ाया हो, और उसे यकीन था कि अब यह मोनाक रैंक पर होना चाहिए, रन पॉलिश किए गए अंडाकार पन्ना पर काले ही रहे। फौजमास्टर, मेरे पास पहले आइटम के लिए मंत्र पत्थर है। ग्रेनाइट ने पत्थर को माउंट किया और फिर अपनी नक्काशी को पूरा करने के लिए सिस्टम स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे ब्रेसलेट के बाहर पूर्वी सीमा पर्वतों की क्षितिज रेखा जैसी दिखने वाली चीज बन गई। काल निश्चित नहीं हो सका, लेकिन यह निश्चित रूप से दक्षिण पूर्व के दृश्य के समान दिख रहा था, जहां वह फ्रॉस्ट जायंट सीमा के साथ तैनात था। कंगन के अंदर नक्काशी करना वास्तव में कष्ट साध्य था, लेकिन काल ने इसकी रूपरेखा बहुत सावधानी से बनाई थी, और वह इस वस्तु में जो कुछ भी जोड़ना चाहता था वह था कौशल क्षति में वृद्धि तथा पत्थर से जीवन लिंक कौशल, जिसे इस प्रकार संशोधित किया गया था कि यह पहनने वाले की सभी संरचनाओं से जुड़ जाए। अहमद एक गोलेम जादूगर था और गोलेम उससे कहीं ज्यादा टिकाऊ थे, लेकिन काल ने यह भी ध्यान रखा कि लिंक सिर्फ एक तरफ से जाती थी, गोलेम से उस तक, उससे गोलेम तक कभी नहीं। यह थोड़ा सा सरल लग रहा था, लेकिन जहां तक आभूषणों का सवाल है, उन्हें नहीं लगता था कि इससे बेहतर कोई विकल्प हो सकता है। दूसरा चित्र जो ग्रेनाइट ने बनाया था, वह विश्वविद्यालय से रॉयल पैलेस का शहर का क्षितिज था, या ऐसा फिस्पाक ने जोर देकर कहा था। यह शाही परिवार के लिए एक उचित विरासत वस्तु होनी चाहिए। क्या किसी को याद है कि प्रिंस एक्सल किस क्लास के थे? उसने दूसरों से पूछा। योद्धा, ग्रेनाइट ने कंधे उचकाकर उत्तर दिया। ठीक है, तो यह आसान है। योद्धाओं को खुश करना आसान है। काल मुस्कुराया और फौजमास्टर हंस पड़ा। रेमी ने काल को एक और हरा पत्थर दिया, और जानबूझकर ऐसे पत्थर चुने जो केवल एक व्यक्ति अपनी टीम में चाहेगा, न कि ऐसे तत्व जो अधिक बहुमुखी हो। काल ने पत्थर पर ट्रोलिश रीजनरेशन लिखना शुरू किया, और रेमी को अचानक एहसास हुआ कि हरे पत्थर वास्तव में काफी उपयोगी थे। उन्हें भालू, लोट्स और शायद टेस्सा को भी एक एक देना था। काल ने कौशल क्षति वृद्धि के लिए वही मूल शिलालेख लगाया, लेकिन ट्रोलिश पुनर्जनन को जोड़ना आसान था, इसलिए काल ने शक्ति स्तर को बढ़ाने से पहले एक शारीरिक शक्ति बफर जोड़ने के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान का उपयोग किया।
ये सामग्री कुछ हद तक पारदर्शी प्रतीत हो रही थी, और जब काल ने इस पर कुछ लिखा, तो पूरा कंगन पृष्ठभूमि में लाल प्रकाश के साथ चमक उठा, जिससे सुबह की भोर की तरह शाही महल की रूपरेखा उभर कर सामने आ गई। बहुत बढ़िया काम है। अब ये सही उपहार है। भले ही वे इन्हें कभी न पहने, हमें अपने उपहार पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। फौजमास्टर ग्रेनाइट ने जोर देकर कहा। काल ने सहमति में सिर हिलाया। आप क्या कहते हैं कि हम सब अब महल में चले? अतिथि क्षेत्र लगभग खाली है, इसलिए हम अन्य आगंतुकों के आने से पहले सभी के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। नए राजा के राज्याभिषेक तथा टोटेम लॉर्ड अहमद के लिए जो भी अग्रिम पार्टी होगी, उसमें सभी प्रकार की अराजकता होगी। ओथेलो ने छत की ओर देखा। ठीक है, अब वहां जाना सुरक्षित हो गया है। यह अफसोस की बात है कि हम ट्रेन का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ ढह गया है, इसलिए हम वहां नहीं पहुंच सकते और हमें शहर भर में पैदल ही जाना होगा। एक बार जब वे सभी को सतह पर ले आए, तो काल को एहसास हुआ कि शहर के पार जाना जितना आसान था, उतना करना नहीं था। सब कुछ नष्ट हो गया था, और जब वे एक पार्क के बीच में थे, तो काल को पहले से ही ताजा बारिश के साथ मौत की गंध आ रही थी। शहर का अधिकांश हिस्सा समतल हो गया था, और नागरिक हताहतों की दर भयावह रही होगी। ओथेलो ने उसकी बेचैनी को देखा और उसके कंधे को थपथपाया। लड़ाई की शुरुआत में एक आपातकालीन अलार्म बज रहा था। हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, मुझे नागरिक आपातकालीन आश्रयों में सेंध लगाने से कोई धुआं निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। काल को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऐसे शहर में जहां आपदाओं या हमलों की आशंका थी, उन सभी को रास्ते से हटाना समझदारी थी जो हमले झेल नहीं सकते थे। अंततः इमारतों को बदला जा सकता था। खैर, उनमें से अधिकांश को विश्वविद्यालय और इसकी प्रयोगशालाओं का पुनर्निर्माण करना आसान काम नहीं था, भले ही उन्होंने मलबे को हटाने के लिए सभी खतरनाक सामग्रियों और क्षतिग्रस्त प्रयोगों को खोदा हो। सौभाग्य से उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी, और सभी लोग लंबी सैर के लिए स्वस्थ थे। खैर, रैमी फिस्पाक को उठा रहा था, क्योंकि गनोम के पैर बहुत छोटे थे। लेकिन बाकी सभी तेज चलने में सक्षम थे। अंगरक्षकों ने शोधकर्ताओं के काफिले को घेर लिया, जिसमें ओथेलो और उसकी टीम सबसे आगे थी। उसके पीछे रैमी और कालगार्डियन के साथ सबसे पीछे थे। वर्षा के बाद धूल लगभग शांत हो चुकी थी, तथा दुश्मन के पीछे हटने के बाद शहर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। काल को दूरी पर एलीट लोगों का आभास हो गया था, और कभी कभी वे उन्हें देख भी लेते थे। लेकिन ओथेलो के नेतृत्व में उनके समूह के अन्य लोगों ने उन्हें तुरंत ही मित्रवत समझ लिया। चलने की अच्छी गति और जिस सड़क पर वे चल रहे थे, उससे कम से कम नुकसान पहुंचाने के बावजूद उन्हें प्रयोगशाला से महल के सेवकों के प्रवेश द्वार तक चलने में 3/4 घंटे लग गए। महल खुद एक पहाड़ी पर था, और सेवक बाहरी दीवारों में द्वारों से गुजरने के बाद नीचे की मंजिलों से प्रवेश करते थे। प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी, और काल ने ड्यूटी पर मौजूद सैनिकों के बीच गार्ड कैप्टन स्क्रग्स को पहचानते हुए हाथ हिलाया। गार्ड कैप्टन, यह ओवरलॉर्ड ओथेलो और उनकी टीम है, साथ ही विश्वविद्यालय में मेरी प्रयोगशाला के शोधकर्ता भी हैं। ऐसा लगता है कि आज हमारा परिसर भी निशाने पर था, और विश्वविद्यालय नष्ट हो गया है। क्या सभी के लिए स्वीट्स मिलना संभव होगा? काल ने समूह के पीछे से अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा। कैप्टन ने आह भरी। शहर में हुए नुकसान के कारण हमारे पास पहले से ही अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। लेकिन अगर आप ओवरलॉर्ड और उसके दोस्तों के साथ जगह साझा करने के लिए तैयार हैं, तो हम निचले आगंतुक क्वार्टर में दूसरों के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। ओथेलो ने सिर हिलाया। मेरे लिए ये ठीक है। हम पहुंचते ही सोने के लिए कमरे तय कर लेंगे। काल, पूरी टीम को हमारे साथ ले आओ जब तक कि हम सभी के लिए कमरे तय न कर ले। उन्हें घटनाक्रम से अवगत रखना होगा। गार्ड कैप्टन स्क्रग्स, अगर संभव हो तो दूसरों को बहुत दूर मत रखना। अगर तुम ऐसा करोगे तो अनुचर तुम्हें पागल कर देंगे और नेताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। गार्ड्स ने एक थकी हारी नौकरानी को बाहर निकाला और उसे कुछ शांत निर्देश दिए। उसने सिर हिलाया और फिर काल और बाकी लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं पहले सम्राट काल और अधिपति की टीम को उनके स्वीट में पहुंचा दूंगी, फिर हम आसपास के सभी लोगों के लिए क्वार्टर ढूंढेंगे। दुर्भाग्य से सभी नोबल स्वीट्स बुक हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अन्य क्वार्टर उपलब्ध हैं जो नौकरों के क्वार्टर के एक कमरे में आप सभी को बंद करने से बेहतर है। उसने रूखे स्वर में समझाया। ब्लू ड्रैगन के एक अनुचर ने इस विचार पर हंसते हुए कहा कि महल में नौकरों के क्वार्टर संभवतः कैथेड्रल लाइब्रेरी के आवासों में उनके कमरों से ज्यादा आलीशान थे। कमरे न केवल सादे थे, बल्कि उनमें इतनी सारी किताबें और बेतरतीब सामान भरा होता था कि आप दरवाजे से बिस्तर तक बड़ी मुश्किल से जा पाते थे। कुल मिलाकर केवल 12 शोधकर्ता थे, जो कि बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी, 5 अनुचरों और हरे ड्रैगन पादरी को छोड़कर। अगर उन्हें अच्छे कमरे मिल जाते, तो यह उनके लिए व्यवहारिक रूप से एक छुट्टी होती, क्योंकि यहाँ महल में न तो कोई फौज था और न ही कोई लकड़ी की दुकान। स्वीट के आधे रास्ते में काल की नौकरानी मेलानी भी उनके साथ आ गई, जो महल में काल की नौकरानी थी। वह चुपचाप उसके पास आ गई, फिर उसने शराब की बोतल और प्लास्टिक के कपों का ढेर निकाला।
मैंने सुना है कि हमले के बाद शहर को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हारा मुंह सूख गया होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। काल ने सिर हिलाया और नौकरानी ने उसके साथ मिलकर समूह के लिए पे परोसना शुरू कर दिया। बड़े मुलायम बैग से आने वाली खुशबू वाइन की नहीं, बल्कि फलों के रस की थी। यह ताजगी के लिए बेहतर था, लेकिन उसे कंधे पर लटकाए गए मुलायम बैग में रखा गया था, जिसके ढक्कन पर एक पुश बटन था जिससे आसानी से पानी डाला जा सके। जैसे जैसे वे स्वीट के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें वहां पर अधिक गाद दिखाई दे रहे थे, और काल को आगे से काफी बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या स्वीट में कुछ हुआ है? काल ने नौकरानी से धीरे से पूछा। एक गद्दार से जुड़ा एक छोटा सा मामला। मुझे किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन गश्ती और आंगन ड्यूटी पर तैनात लोगों को छोड़कर गेस्ट विंग के सभी गार्ड दल पास में ही इकट्ठा है, उसने बताया। वे कुछ मिनट बाद स्वीट में पहुंचे और ओथिलो ने प्रशंसा में सीटी बजाई। तुम पांचों के लिए इतना सारा कमरा, साझा बेडरूम के बिना यह आधा भी भरा नहीं है, और मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर शायद एक ही बिस्तर पर सोते हो, उसने मजाक में कहा। काल ने कंधे उचका दिए। हालांकि यह सच है और यह हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि आपकी टीम मेरी टीम से कहीं कम मिलनसार है। ओथेलो के साथियों ने खुशी से ठहाके लगाए। क्या हम व्यापार कर सकते हैं? हम आपकी टीम के साथ कमरे साझा करेंगे, योद्धाओं में से एक ने मजाक किया। ओफेलिया ने उसे एक खतरनाक मुस्कान दी। मुझे नहीं लगता कि तुमने इस बारे में सोचा होगा। मैं वेबियर के रूप में सोती हूँ। इससे पादरी और जादूगर बच गए, लेकिन उनमें से एक शायद काल के साथ शामिल था, जब तक कि वह शून्य बेजे के साथ अपना बिस्तर साझा नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ सभी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। मेरा मानना है कि नौकरों के क्वार्टर नौकरानियों द्वारा ले लिए जाते हैं, लेकिन अगर शोधकर्ता बहुत ज्यादा खास नहीं है, तो मेरा मानना है कि हम सिर्फ एक कमरे से काम चला सकते हैं। मेलानी ने अपना गला साफ किया। वास्तव में हॉल के अंत में एक पूरा निजी गार्ड डॉम है। हम इसका उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के बिस्तर स्टैंड बाय रूम से ज्यादा आरामदायक है। उसने एक दीवार पर एक पेंटिंग लगाई और एक छोटा सा कमरा दिखाया जिसमें 2 तिहरे रैक वाली खाटें थी। कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन छत पर एक छोटी सी जादुई रोशनी थी। काल ने भौहें सिकोड़ी। मुझे लगता है कि हम अभी भी यह काम कर सकते हैं। दूसरे कमरे कैसे हैं? महिलाओं की तरफ वाले कमरे। 2 बड़े बिस्तर, 2 ड्रेसर और एक शॉवर के साथ एक संलग्न शौचालय के साथ वैनिटी स्टेशन। बिल्कुल एक मानक होटल के कमरे जैसा। अगर हम आपके स्लीपिंग ग्रुप को बड़े कमरों में से एक में और लेडी ओथेलो को दूसरे में रखें, तो 7 डबल कमरों में से 5 कमरे खुले रहेंगे और एक बड़ा कमरा। या आप कमरे बदलना चाहते थे और अलग अलग विंग रखना चाहते थे? काल ने अपना सिर हिलाया। सबके लिए मुफ्त ठीक है। ये दूसरों के लिए एक संकेत था, और नौकरानियां जल्दी से उन 2 कमरों को बंद करने के लिए आगे बढ़ी, जिनका इस्तेमाल महिलाएं कर रही थी। मैं उस हॉल के अंत में हूँ, काल ने ओथेलो को सूचित किया, जिसने पहले कमरे में देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यह मेरे लिए ठीक है। क्यों न हम फौजमास्टर और चीफ इंजीनियर को हमारे बीच वाले कमरे में बैठा दें? या फिर क्या उनके पास कोई ऐसा है जिसके साथ वे कमरा साझा करना पसंद करते हैं? फिस्पाक ने कंधे उचका दिए। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ग्रेनाइट खर्राटे नहीं लेता। शोधकर्ता हॉल के नीचे तक चले गए थे, और काल उन्हें दूर के कमरे में हंसते हुए सुन सकता था, जहां नौकरानियां सो रही थी। यहाँ लगभग 2 दर्जन लोगों के लिए चारपाई है। हमारे पास बिस्तरों की कमी नहीं है। साथ ही इसमें एक डिवाइडर भी है, किसी ने छात्रावास से चिल्लाकर कहा। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, अगर वे खुश हैं, तो यह अच्छा है। नौकरानियां अगर अपने बिस्तर पर वापस नहीं लौट रही हैं, तो वे दूसरे बेडरूम में से एक साझा कर सकती हैं। अगर वे इस सारी अराजकता के बाद कुछ दिनों के लिए अकेले नहीं रहना चाहती हैं, तो मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। नौकरानियां चुपचाप इस अपग्रेड पर खुश हो गईं, क्योंकि स्टैंड बाय कमरे बहुत ही भयानक थे। भले ही 4 लोग डबल बेड साझा करते हों, लेकिन असली कमरे में उनके पास ज्यादा जगह होती। इसमें कुछ मिनट लग गए, लेकिन अंततः सभी कमरे भर गए। पुरुष शोधकर्ताओं ने छात्रावास ले लिया और शोध दल की महिलाओं ने 2 कमरे साझा किए। परिवर्तनों को समझने में कुछ मिनट लग गए, लेकिन जब डाना ने काल को अच्छी तरह देखा, तो वह स्तब्ध होकर उसे देखती रह गई। तुम बदल गए हो। क्या कुछ अजीब हुआ है? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति है, ये सुपर मसल से कहीं बेहतर लुक है। लेकिन यह एक तेज बदलाव है, उसने पूछा। थोर और रे को पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने किसी को चेतावनी नहीं दी थी। या कम से कम, उन्होंने डाना को चेतावनी नहीं दी थी। यह अतिरिक्त भार एक नए कौशल से था जो ठीक से सक्रिय नहीं हुआ था। बेस्टियल फॉर्म भी उसी तरह का भारी मांसल है, काल ने समझाया। दाना मुस्कुराई और लोट्स उत्सुकता भरी नजरों से दौड़कर आया। वह भव्य अनावरण को मिस नहीं करना चाहती थी। काल ने कौशल को सक्रिय किया, और डाना ने उसे एक गुप्त मुस्कान दी, जबकि लोट्स ने ताली बजाई और खुशी मनाई। अब हमारे पास एक बाघ और एक भालू है।
झपकी का समय शानदार होगा। प्रकृति पुजारी ने खुशी से कहा। दूसरों की प्रतिक्रियाएं अधिक शांत थीं, लेकिन कुछ गार्डों के भाव विरोधाभासी थे। इतना चौड़ा बना होना कि आपके कंधे दरवाजे के फ्रेम के दोनों तरफ छू जाएं, कुछ ज्यादा मजबूत लोगों के लिए जीवन का लक्ष्य था। अगर आप पूरे गलियारे पर कब्जा कर ले तो कोई भी आपको गलियारे में पीछे नहीं छोड़ सकता। विशाल होना परम निष्क्रिय रक्षात्मक निर्माण था। काल वहां जाकर फिल्म देखने जा रहा था, लेकिन स्वीट्स में उत्साह का स्तर बहुत अधिक था, और यहां तक कि अधिपति ओथेलो भी उसे उस परियोजना पर काम करते हुए देखने के लिए उत्सुक था, जो प्रयोगशालाओं के विनाश के कारण बाधित हो गई थी। लेकिन इससे ग्रेनाइट को एक महत्वपूर्ण चूक याद आ गई। क्या हमें जाने से पहले घोस्टफायर फौज को नष्ट कर देना चाहिए था? उसने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि वे जल्द ही प्रयोगशाला में एक नया प्रवेश द्वार बना लेंगे, और फिर आप अपने फौज को बरकरार रखना चाहेंगे। जब हम चले गए तो हमने पृथ्वी के जादू से छत को सील कर दिया था, इसलिए यह पानी या किसी भी चीज से भरने वाला नहीं है, और अधिकांश मंत्र अभी भी ऑनलाइन है। ये श्रमिकों को ये भरोसा दिलाने के लिए पर्याप्त था कि वे स्थायी रूप से बेरोजगार नहीं हैं, और भारी प्रोत्साहन के साथ काल ने पूरे दोपहर प्रयोगशाला के सहायकों और श्रमिकों के साथ रूनिक शिलालेख के विचारों पर विचार विमर्श किया। वे केवल रात के खाने के लिए रुके, और फिर जब बाहर अंधेरा हो गया तो उन्होंने रात को सोने का फैसला किया। सभी अनुचरों को तावीज मंत्र सिखाया गया था, जिससे वे उस मंत्र का कागज संस्करण बना सकते थे जिसे वे जानते थे। लेकिन इसका उपयोग अधिक रचनात्मक जादुई प्रभावों के लिए भी किया जा सकता था, जैसे कि कस्टम रून स्ट्रिंग। उन्होंने बहुत जल्दी ही मूल बातें सीख ली, जैसे कि जब दरवाजे पर ताला न हो तो उसे ताबीज से बंद करना, तथा कान लगाकर सुनने से रोकने के लिए मौन की दीवार बनाना। लेकिन तावीज का कागज होना जरूरी नहीं था। वे एक बार इस्तेमाल होने वाले लकड़ी या दूसरे प्रकार के तावीज भी बना सकते थे। ये सिर्फ जादू की अस्थायी प्रकृति थी जिसने कागज को सबसे अच्छा विचार बनाया। एकोलिट्स के लिए ये सक्रियण के बाद सिर्फ कुछ घंटों तक चला। काल के लिए जादू आधे दिन तक चला था। हालांकि इसका मतलब ये था कि दोनों में से कोई भी स्थायी वस्तु पर उत्कीर्णन के लिए उपयुक्त नहीं था, और उनमें से किसी ने भी रूनक्राफ्टिंग को तावीज बनाने जितना आसान बनाने के लिए रूनों को सरल बनाने की कला में महारत हासिल नहीं की थी। काल को संदेह था कि सरलीकृत प्रकृति और जादूगर की इच्छा पर निर्भरता के कारण वे अस्थायी थे, और उन्हें स्थायी बनाना संभव नहीं होगा। लेकिन वे पहले से ही मंत्र की संभावनाओं को अच्छी तरह से समझने में सक्षम थे, और रूनिक भाषा का उपयोग करना आमतौर पर लिखने की तुलना में बहुत अधिक कॉम्पैक्ट था। अंधेरा होते ही शाही परिवार से एक संदेशवाहक आया। कुलीन और क्राउन के कर्मचारीगण, राज्याभिषेक समारोह आगे बढ़ा दिया गया है। कल दोपहर को रानी डोवर द्वारा राजा एक्सल का राज्याभिषेक किया जाएगा। कृपया उपस्थित रहें। साथ ही नाश्ते में कुलीनों को भी शामिल होने का अनुरोध किया गया है। राजा के लिए नहीं, बल्कि टोटे महमद के लिए, जो सुबह आएंगे, संदेशवाहक ने घोषणा की। फिर उन्होंने उन्हें एक औपचारिक घोषणा पत्र दिया, जो उनके स्वीट के निवासियों के समूह को संबोधित था। यह एक बदलाव था। काल ने आज अपने विचार मंथन सत्र के दौरान जो सुना था, उसके अनुसार यह समारोह आमतौर पर राजा के सबसे करीबी लोगों के लिए होता था, और फिर 7 दिनों तक सार्वजनिक पार्टियां होती थीं, जिनमें वह शामिल होता था, ताकि लोग उसे देख सकें, या उसे, अगर नया नेता रानी थी। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से तेज था, खासकर जब शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था, और रॉयल पैलेस के कुछ हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन शायद वे इसे खत्म करना चाहते थे ताकि नया राजा चीजों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। अगली सुबह जल्दी मेलानी ने काल को जगाने के लिए दरवाजा खटखटाया। ऐसा जरूरी नहीं था। लोट्स और दूसरे नेचर क्लेरिक सुबह होने से पहले से ही नए कॉफी मिश्रणों के साथ प्रयोग कर रहे थे, और उन्होंने ब्लू ड्रैगन एकोलिट्स को अपने स्वाद परीक्षकों के रूप में भर्ती किया था। बहुत कम प्राणी ऐसे हैं जो उस समय सो पाते हैं। काल ने राय द्वारा निर्मित पैंट और पोलो शर्ट का एक साधारण परिधान पहना, फिर अभिजात वर्ग की दोनों टीमों को इकट्ठा किया और भोजन कक्ष की ओर चल दिया, जहां अहमद उनका इंतजार कर रहा था। नया टोटेम रैंक जादूगर होने के नाते उसे इंतजार कराना ठीक नहीं होगा। साथ ही काल के पास उसके लिए एक उपहार भी था। जब वे अंदर आए तो कैटमैन के कान खड़े हो गए और काल उसके उत्साह को देखकर मुस्कुराया। लॉर्ड अहमद, नाश्ते का निमंत्रण पाना सम्मान की बात है। ओथेलो ने उसे हल्के से झुककर अभिवादन किया, जिसकी नकल काल ने भी एक आंख मारकर की, जिससे जादूगर हंस पड़ा। मैं तुम दोनों को कितने समय से जानता हूँ। औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। सबका स्वागत है। मैं समारोह से पहले आप सभी से मिलना चाहता था, और उसके बाद मेरे पास आपके लिए कुछ समाचार हैं, उन्होंने समझाया। काल ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया, ताकि वह उल्का झुंड संयोजन मंत्र को स्थानांतरित कर सके, जिसे उसने कर्मचारियों के लिए संशोधित किया था, जो मूल रूप से उसका उपहार बनने वाला था। फिर उसने वह कंगन दिखाया जिस पर लाइफ लिंक मणि लगी थी। यह मेरे और शोध टीम का संयुक्त प्रयास है। आपकी उन्नति के लिए बधाई।
अहमद ने एक कलाई से जादुई कंगन उतारा और आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ नया कंगन पहना, जिससे वह उस पर लगे आंकड़े देख सके। यह अद्भुत है। मेरे गोलेम्स से लाइफ लिंक। ऐसा लगता है कि सभी से। अब यह एक जादूगर के लिए एक धोखा कोड है। और अतिरिक्त कौशल शक्ति भी। मैंने पहले कभी मोनार्क रैंक वाली निर्मित वस्तु नहीं देखी है, लेकिन अगर वे सभी इस स्तर पर हैं, तो मैं आपके लिए जो खबर लेकर आया हूं उसके पीछे के संदर्भ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता हूं। लेकिन ये समारोह के बाद की बात है। पहले चलो खाना खा लें। तमाम व्यवधानों और रैंकिंग वाले अभिजात वर्ग से बात करने के लिए लोगों के आने के कारण नाश्ते का समय लगभग दोपहर के भोजन तक चला गया। पहले घंटे के बाद कार्ल, ओथेलो और अहमद को छोड़कर बाकी सभी ने खुद को माफ कर लिया। ओथेलो की टीम के साथ सम्राट ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने पकड़ लिया जिसके पास उनके साथ कोई प्रस्ताव या इतिहास था। लेकिन कम से कम उन्हें प्रयास करने का मौका मिला। राज्याभिषेक ठीक दोपहर के समय था, इसलिए अहमद ने उन्हें सीधे सिंहासन कक्ष में एक वीआईपी बॉक्स में ले जाया, जो कि मंजिल स्तर से ऊपर था। बाकी टीमें नीचे भीड़ में होंगी, और कार्ल ने गार्ड्स के लिए सहानुभूति का एक पल बिताया, जिन्हें एक कमरे में इतने सारे सक्रिय कौशल के साथ सुरक्षा बनाए रखना था। हाल की घटनाओं के बाद कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति बिना रक्षात्मक मंत्र के जाने को तैयार नहीं होगा। खासकर यहाँ सिंहासन कक्ष में, जहाँ शाही परिवार के निवासी सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस लड़ाई का कारण आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया था, लेकिन रे और नियाल दोनों को यकीन था कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया। यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर मौजूद गार्ड भी लड़ाई में बच गए। नियाल ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और सिंहासन कक्ष पर मौन मंत्र के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। अहमद मुस्कुराया जब कार्ल ने उसके ऊपर अनंत बिजली फैलाई। एक टोटेम अपने रैंक से नीचे के लोगों के हमलों के लिए लगभग अभेद्य था, लेकिन एक टोटेम रैंक वाले अवरोध को सक्रिय करना उपस्थित अचेतन मनुष्यों के साथ साथ अधिकांश अभिजात वर्ग के लिए एक अविश्वसनीय रूप से दमनकारी बल होगा। तुरही की धुन बजने लगी और कमरे में शांति छा गई। राजा एकसल थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी और उसका चेहरा गंभीर था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, उसके पीछे दो परिचित अधिपति चल रहे थे। उनमें से एक थे ओवरलॉर्ड ड्रेक, जो काल के साथ यात्रा कर रहे थे जब काल उनसे पहली बार मिले थे, तथा दूसरी चर्च की एक महिला बिशप थी जिन्हें काल ने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन कभी आधिकारिक रूप से नहीं मिले थे। राजा सिंहासन के सामने आया और उसकी दादी तकिए पर मुकुट रखकर बाहर आई। तभी कमरे का सन्नाटा टूट गया जब राजा एकसल ने अपना हाथ बढ़ाया और बिशप को अपने बाईं ओर के सिंहासन की ओर ले गए। रानी का सिंहासन। अहमद ने धीरे से सीटी बजाई। ओह, अब मामला मसालेदार होने वाला है। राजा हमेशा से ही देश में एक धर्मनिरपेक्ष ताकत रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राजा एक्सल के प्रेम जीवन के बारे में अफवाहें सच थी। उन्होंने एक बिशप को अपनी रानी बना लिया है। काल ने राजनीति को समझने का दिखावा भी नहीं किया, लेकिन वे एक प्यारे जोड़े थे। दोनों की उम्र 20 के दशक के अंत में थी, इसलिए उन्हें एलिट प्रोग्राम का विलक्षण माना जाएगा, यह मानते हुए कि वे दोनों इस तरह से जागृत हुए थे। जब काल विचलित था, तब बड़े रॉयल का भाषण शुरू हो गया था, और काल बीच में ही ध्यान में वापस आ गया। मेरे प्यारे पोते, मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको बहुत गर्व और प्रशंसा के साथ संबोधित कर रहा हूँ। आपने सिंहासन पर चढ़ने में असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा दिखाई है। आपके पिता को आप पर गर्व होगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, एक नेता जो दूसरों की सेवा करने के महत्व को समझता है, एक राजा जो अपनी जिम्मेदारियों के वजन को पहचानता है। जैसा कि हम एक युग को अलविदा कह रहे हैं और एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे राज्य ने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है, और हर बार हम और भी मजबूत होकर उभरे हैं। आपके पिता का जाना एक विनाशकारी झटका था, लेकिन अब यह आप पर निर्भर है, राजा एक्सल, कि आप हमें इन अंधेरे समय से निकालकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। उद्धरण चिन्ह ... आप राजा एक्सल देवताओं के प्रिय हैं। पूरे देश, हर क्षेत्र, समाज की हर जाति और कुलीन वर्ग की प्रशंसा के साथ जो हमारी संप्रभुता की रक्षा करते हैं। ये वह अटूट भावना है जो आपको आज इस पवित्र कक्ष में खड़े होने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। काल को आश्चर्य हुआ कि क्या सिंहासन के लिए कोई ऐसी प्रतियोगिता थी जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे वास्तव में पुराने रॉयल के भाषण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम एक युग को अलविदा कहते हैं और अभिजात वर्ग के युग की शुरुआत करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे राज्य ने पहले भी परीक्षणों और विश्वासघात का सामना किया है। हर बार हम विजयी हुए हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। इन कठिन समय में भी ऐसा ही होगा। राजा का जाना एक ऐसा आघात था जिसने राष्ट्र के दिलों को तोड़ दिया, लेकिन मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है कि राजा एक बार फिर हमें इन अंधेरे समय से निकालकर एक ऐसे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दुख और बदलाव के इस दौर में हमें अपने पूर्वजों के ये शब्द याद रखने चाहिए। किसी राष्ट्र की ताकत उसकी एकता में निहित होती है। राजा की शक्ति उसकी अपनी प्रजा की सेवा करने की क्षमता से मापी जाती है। राजा एक्सल, आप हमें आगे ले जाते हुए इन सिद्धांतों को अपनाएं।
जैसे जैसे हम प्रतिशोध और प्रतिशोध की ओर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र राजा के पीछे खड़ा है और अपनी पूरी ताकत से उसका समर्थन करता है। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर जाएगा। राजा एकसल घुटनों के बल बैठ गया और रानी ने उसके सिर पर मुकुट रख दिया। उसके बगल से नई रानी ने अपनी आवाज बुलंद की। राजा एकसल, वो सदैव राज करें। कमरे में जयकारे गूंज उठे, साथ ही पैरों की ऐसी जोरदार आवाज हुई कि सिंहासन कक्ष का पत्थर हिल गया। पूरे राज्याभिषेक समारोह में 15 मिनट से भी कम समय लगा था। लगभग कोई दिखावा नहीं था और सिंहासन कक्ष को सजाया गया था, लेकिन यह शाही भोज के लिए किए जाने वाले काम से ज्यादा नहीं था। बस समय नहीं था। लेकिन नए राजा और उपस्थित कुलीन वर्ग के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। पुरानी रानी सही थी। जो आने वाला था वह उन लोगों से बदला और प्रतिशोध था जो राष्ट्र पर इस तरह का दुस्साहसिक हमला करने की हिम्मत करेंगे। काल अभिजात वर्ग के बीच की बड़बड़ाहट सुन सकता था, बदला लेने की योजना बना रहा था, लड़ाई के बाद राजधानी में मृत पाए गए विशिष्ट बलों के साक्ष्य साझा कर रहा था। कोई भी उनके क्रोध से बच नहीं सकता था। राज्याभिषेक समाप्त होने के बाद अहमद ने काल का हाथ पकड़ा और एक वायु मंत्र का प्रयोग करके उन दोनों को, अधिपतियों ओथेलो और न्याल के साथ, सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया। कुछ अन्य अधिपति भी वहां उपस्थित थे और वे अपने पीछे सिंहासन की ओर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे, जबकि बाकी सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। राजा के लिए अपना उपहार निकालो। तुमने एक उपहार बनाया है ना? सिर्फ मेरे लिए कुछ नहीं? अहमद ने सिस्टम संदेश के साथ पूछा। हाँ, मैंने उसके लिए ट्रोलिश रीजनरेशन और कुछ योद्धा बफ के साथ एक कस्टम ब्रेसलेट बनाया। अहमद सिंहासन पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे जहां उन्होंने घुटने टेकने से परहेज किया, बल्कि राजा के सामने गहराई से झुककर प्रणाम किया। महाराज, कुलीन वर्ग की ओर से मैं सम्राट काल को आपके शासनकाल की शुरुआत के लिए एक विशेष रूप से तैयार उपहार प्रस्तुत करता हूँ। ओह, ये तो धूर्तता थी। इसने बाकी के कुलीनों को अपना खुद का एक विशेष रूप से मूल्यवान उपहार सौंपने की आवश्यकता से बचाया। वे एक समूह के रूप में कुलीनों की ओर से दिए गए उपहार पर भरोसा कर सकते थे। काल टोटेम के निर्देश पर आगे बढ़ा और सैन्य तरीके से झुका, बायां घुटना नीचे कर दिया ताकि यदि आवश्यक हो तो वह आसानी से अपने ब्लेड तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि वह खुलेआम हथियार पहने हुए था। इन्वेंटरी के साथ इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। काल ने एक छोटे काले तकिए पर ब्रेसलेट रखा, जिस पर लगभग उतना ही ध्यान गया जितना कि असली उपहार पर। राय ने इसे अपने रेशम से बनाया था और यह अपने आप में एक अनमोल खजाना था। लेकिन जब उसने तकिए पर कंगन देखा, तो नए राजा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से उसे उठाकर अपनी कलाई पर पहन लिया। यह प्रोटोकॉल नहीं था, उसे उपहार को पहचान लेना चाहिए था और फिर एक नौकरानी से उसे एक तरफ रखवा देना चाहिए था। लेकिन राजा एकसल ने जैसे ही इसे पहना, उसकी शक्ति बढ़ गई और ट्रोलिश रीजनरेशन प्रभावी हो गया। साथ ही काल ने आइटम पर जो अन्य बफ्स लगाए थे, वे भी प्रभावी हो गए। यह एक बहुत ही अद्भुत उपहार है। क्राउन अभिजात वर्ग को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता है। फिर उसने एक नौकरानी को तकिया लेने के लिए इशारा किया और काल ने अपनी मुस्कान छिपा ली। ऐसा लग रहा था कि वे आज उसे दो उपहार दे रहे थे। वे चारों एक तरफ हट गए और काल ने अपने पीछे खड़े कई अधिपतियों के चेहरों पर राहत देखी। अब उन्हें केवल राजा को व्यक्तिगत उपहार देने के लिए कुछ देने की जरूरत थी, जो कि राजा एक्सल के साथी कुलीनों की नजर में आने वाली और सद्भावना साबित करने वाली किसी चीज के साथ आने की कोशिश करने से बहुत कम मानक था। ज्यादातर वे उसे कालकोठरी का सोना और जादुई रत्न दे रहे थे। वेनमाउथ के शाही शहर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक व्यावहारिक उपहार। ऐसे उपहार सद्भावना का एक मानक रूप माने जाते थे और शहर को इनकी बहुत जरूरत थी। लेकिन काल ने देखा कि कुछ जादूगरों के हाथों में स्क्रॉल थे। कार्य प्रतिज्ञाएं। वे पृथ्वी जादू के साथ शहर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। वे ज्यादातर जादूगर हैं जिनका शहर से संबंध है। अहमद ने सिस्टम संदेश के साथ समझाया क्योंकि वह काल को दूर ले जा रहा था। काल ने टीम के अन्य सदस्यों को इशारा करके बताया कि वह ठीक है और फिर रे और थोर से कहा कि वे अन्य सदस्यों को खजाने सौंप दे ताकि वे उसे राजा को दे सकें। राय ने छोटे छोटे बैग और तकिए बनाए क्योंकि राजा को तकिए बहुत पसंद थे। जब तक वे सब बन जाते तब तक उनके बिस्तर के लिए उनका पूरा ढेर लग जाता। अहमद काल को अपने कमरे से कुछ ही दूरी पर स्थित एक अत्यंत भव्य कमरे में ले गया, फिर सभी नौकरानियों को बाहर निकाल दिया और कमरे के चारों ओर 4 स्तर की अवरोधक लगा दी। काल ने आत्मिक दृष्टि तथा अपनी विभिन्न दृष्टि क्षमताओं से इसकी दोबारा जांच की। मुझे तो ये स्पष्ट प्रतीत होता है, मुझे आपकी सीमाओं के भीतर कुछ भी जीवित नहीं दिखाई देता, काल ने समझाया। अहमद ने राहत भरी सांस ली, फिर बैठते हुए उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इस बकवास शो की शुरुआत से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले, राजा की हत्या उसके एक भाई ने की थी। लेकिन बेवकूफ को यह नहीं पता था कि उसने जो जादुई उपकरण प्राप्त किया था, वह लक्षित नहीं था और इसने कमरे में सभी को मार डाला।
नहीं, ये शुरुआत नहीं है। दिग्गजों के साथ युद्ध में हाल की घटनाओं ने महाद्वीप के अन्य देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। सबसे पहले क्योंकि आर्कबिशप की शक्ति फीकी पड़ने लगी है। बिशपों में एक उत्तराधिकारी है जिसे जल्द ही ज्ञान प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन संभवतः इतनी जल्दी नहीं। इसलिए अन्य सभी देशों ने इसे हमारे क्षेत्र को उनके बीच विभाजित करने के अवसर के रूप में देखा। अजीब बात यह है कि न्यूबॉर्न और दिव्य जानवर राष्ट्र ने इसे बाहर रखा, लेकिन राजधानी में हर दूसरे राष्ट्र की सेनाएं थी। सभी तीन विशाल राष्ट्र, हर मानव राष्ट्र, यहाँ तक कि जंगलों से कुछ अधिपति रैंक के दिव्य जानवर भी अराजकता में शामिल हो गए और बाद में दक्षिण के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करने का प्रयास किया। यह मेरा आरोहण ही था जिसने पूर्ण पतन को रोका। जब मैं आर्कबिशप के साथ यहाँ था तो अन्य टोटेम ने अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की। चाहे उनका स्वास्थ्य कितना भी खराब क्यों ना हो, वे अभी तक मरे नहीं हैं, और हमारे बीच हम महाद्वीप की सबसे मजबूत ताकतों में से एक हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप कितने खतरे में थे। काल ने ये देखने के लिए इंतजार किया कि क्या अहमद आगे बात जारी रखेगा, फिर उसने जो कुछ वह जानता था उसे बताया। मुझे अधिपति नियाल ने बताया कि मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 2 अलग अलग ताकतों के कुल 4 अधिपतियों से निपटा जो मुझे पकड़ने आए थे। अहमद ने सिर हिलाया। और यही समस्या की जड़ है। आपकी शक्तियों को इतना बड़ा खतरा माना जाता है कि आपको आजाद घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन टोटेम के बीच यह आम बात हो गई है कि आपके पास अपने रैंक से ऊपर एक कौशल को बढ़ाने की क्षमता है। जब आप ओवरलॉर्ड को मारते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटेम रैंक तक कौशल को बढ़ाने का मौका होगा, और वे ऐसा होने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। यदि आप टोटेम को धमका सकते हैं तो ये गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में तीसरे टोटेम के समान होगा और अन्य राष्ट्रों के मन में युद्ध की घोषणा से कम नहीं होगा। आप देखिए, इसका एक कारण यह है कि प्रत्येक राष्ट्र में केवल कुछ अधिपति और एक टोटेम, अधिकतम 2 होते हैं। जब इस महाद्वीप पर ऐसे धन्य लोग पाए जाते हैं जो शक्ति संतुलन को खतरा पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें या तो मार दिया जाता है या निर्वासित कर दिया जाता है। टोटेम अब यही मांग कर रहे हैं, या तो तुम्हें महाद्वीप से बाहर भेज दिया जाए या फिर मैं तुम्हें मृत्युदंड के लिए उनके हवाले कर दूं। जाहिर है दूसरा विकल्प संभव नहीं होगा, लेकिन आपको युद्ध के मैदान में सक्रिय रखना भी कोई विकल्प नहीं होगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि आर्कबिशप क्या उम्मीद कर रहे थे कि आप इतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे कि उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन अब जब मैं आगे बढ़ चुका हूं और इस बात की प्रबल संभावना है कि पुराने आर्कबिशप के जाने के बाद कोई नया आर्कबिशप आगे बढ़ेगा, तो समय सीमा काम नहीं करती। लेकिन जिन 2 देशों में आपको शामिल करने की सबसे अधिक संभावना है, उनके पास पहले से ही 2 टोटेम है। न्यूबॉर्न और दिव्य जानवर राष्ट्र दोनों ने सुझाव दिया कि वैकल्पिक समाधान के रूप में आपको उनके पास स्थानांतरित कर दिया जाए। काल को यह समझने में कुछ मिनट लगे। आर्कबिशप वास्तव में लोगों से घुलने मिलने वाले व्यक्ति नहीं थे और वे कुछ हद तक अलग थलग थे। लेकिन चर्च ने हमेशा काल को वहां भेजा था जहां सबसे अच्छा अवसर था, और अब तर्क समझ में आने लगा। चर्च को पता था कि ऐसा हो सकता है कि अन्य सभी राष्ट्र मिलकर उसे मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि वह तेजी से शक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे तब तक संरक्षित किया जा सकता है जब तक कि वह गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का अगला टोटेम न बन जाए। लेकिन यह इस बात पर निर्भर था कि आर्चबिशप ही राष्ट्र का एकमात्र टोटेम था। अब जबकि टोटेम रैंक पर 30 वर्षीय जादूगर था जिसके सामने संभवतः 100 साल का अच्छा स्वास्थ्य था, तो चीजें अलग थी। कोई भी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था कि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में विस्तारवादी मानसिकता विकसित हो जाए और उसे समर्थन देने की शक्ति भी हो। काल धीरे धीरे ये स्वीकार कर रहा था कि उसकी व्यक्तिगत स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन इसके अलावा अन्य चिंताएं भी थीं। तो हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि आपके पास पोर्टल की क्षमता है और यह हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर मुझे निया महाद्वीप जैसी किसी जगह भेज दिया जाता है तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा? क्या वे समूह के रूप में हमारे द्वारा किए गए सभी नुकसान के कारण अन्य देशों का लक्ष्य बन जाएंगे? उसने पूछा। अहमद ने आह भरी। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं उन्हें अपने संरक्षण में रख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जायंट्स के मन में उनके खिलाफ प्रतिशोध है। दूसरे देश उन्हें उतना खतरा नहीं मानते जितना वे तुम्हें मानते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम उनकी रोशनी कम करने के लिए वहां हो। अगर तुम आसपास नहीं होते तो दाना और संभवतः दोनों क्लरिक्स को जिस गति से वे बढ़ रहे हैं उसके लिए चौंकाने वाले चमत्कार के रूप में देखा जाता। लेकिन अगर मैं सही हूं तो यदि आप वहां नहीं होते तो वे शायद इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे होते, इसलिए यह एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है। काल ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आती है क्योंकि उनकी बहुत सी युद्ध शक्ति जानवरों की थी और सिस्टम औसत सैनिकों की तुलना में बड़े पैमाने पर अतिरेक के कार्यों को अधिक हद तक पुरस्कृत करता था। अगर मैंने पूछा और वे सहमत हो गए तो क्या हम सभी के लिए एक साथ निर्वासन में जाना संभव होगा? मुझे पता है कि उनसे ये पूछना बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हम एक टीम के रूप में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अहमद ने भौहें सिकोड़ी।
ये संभव हो सकता है, लेकिन एक पूरी टीम को अनिश्चितकालीन निर्वासन में शामिल होने के लिए अपनी जान देने के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। यह 1 या 2 साल की बात नहीं है। आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे, और आपके वापस आने की एकमात्र संभावित स्थिति यह होगी कि कोई एक देश अपना टोटेम रैंक गार्जियन खो दे, और आप इसे प्राप्त करने की क्षमता के साथ वापस आने वाले पहले व्यक्ति हो। अब, ये संभावनाएं शून्य नहीं है, क्योंकि आप मुझे अपने पक्ष में समर्थन देते हुए पाएंगे। लेकिन ऐसी संभावना है कि अन्य निर्वासित प्रतिभाएं भी होंगी जो टोटेम रैंक तक पहुंच गई होंगी, और वापस लौटने की इच्छा रखती होंगी। मुझे वास्तव में नहीं पता। ऐसे अनगिनत विवरण हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता चले हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि आपको कहां भेजा जाएगा। निया एक संभावना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर्याप्त से अधिक अधिपति और टोटेम होंगे ताकि कोई बड़ी गड़बड़ी न हो। हालांकि, आपको ड्रैगन आइल्स में भेजने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये वास्तव में 4 उपमहाद्वीपों को एक साथ समूहीकृत करता है, लेकिन इसे विनम्रतापूर्वक कहें तो वहां खतरे का स्तर बहुत अधिक है। ड्रैगन द्वीप समूह में ग्रह पर कहीं भी सबसे अधिक मन सांद्रता है, और मुझे किसी भी मानव राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये सब राक्षस ड्रैगन और उप ड्रैगन है। वहां संभवतः मनुष्य होंगे, लेकिन गुलामों के रूप में। मुझे नहीं पता कि आपकी टीम इसे कैसे संभालेगी, या क्या वे अपने प्रवास के दौरान गुलामों के खतरे में होंगे। वास्तव में, हम ड्रैगन द्वीपों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। वे विशेष रूप से शक्ति स्तर के बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से उनके आसपास यात्रा कर सकें। ड्रैगन क्लेरिक्स ठीक हो सकते हैं क्योंकि वे धीरे धीरे ड्रैगनकिन बन रहे हैं। लेकिन आपकी टीम में 2 इंसान हैं। इससे निश्चित रूप से योजनाएं बदल सकती हैं। वह उन्हें इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता था, और राजकुमारी को गुलामों के कारवां से बचाने की जरूरत थोड़ी बहुत क्लिच थी। दूसरी ओर, काल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह हमेशा अपने समूह के साथ रहा है, और वह उन्हें पीछे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, भले ही वह जानता था कि उसे ऐसा करना चाहिए, और साथ रहने की उसकी स्वार्थी इच्छा हर किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती थी। क्या आपके पास मुझे उनके खतरों के बारे में बताने का समय है? मैंने पहले कभी ड्रैगन आइल्स के बारे में नहीं सुना है, और मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर यह निया है तो मुझे 10,000 साल पहले के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन वर्तमान के बारे में कुछ नहीं पता। काल ने पूछा। अहमद ने सिर हिलाया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार, आपने मुझे उल्कापिंड झुंड का सबसे अद्भुत कौशल और कंगन दिया है। ये कौशल आपको एक मामूली चीज लग सकता है, बस एक संशोधित उल्का मंत्र। लेकिन जब इसका उपयोग टोटेम रैंक के जादूगर द्वारा किया जाता है, तो ये कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकता है। मंत्र के रूप में पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश जैसा कुछ, क्योंकि मैं इसे महाद्वीप पर कहीं भी एक पोर्टल के माध्यम से डाल सकता हूँ। जब उसने इसे इस तरह से इस्तेमाल करने की योजना बनाई, तो उल्का झुंड मंत्र बिल्कुल भयानक था। अहमद को धमकाओ, और वह झुंझलाहट में आपकी राजधानी को नक्शे से मिटाने में सिर्फ 3 सेकंड का समय ले सकता है। इससे किसी को भी गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के उसके नेतृत्व को गंभीरता से चुनौती देने से बचना चाहिए। लेकिन इस तरह की सोच ही संभवतः वह मुख्य कारण थी जिसके कारण काल को पहले निर्वासित किया गया था। क्षेत्र की ऊर्जा में गड़बड़ी थी, और काल ने निवारक रूप से तैयारी की नुलिफाई, जबकि अहमद ने अपनी बाधाओं के माध्यम से घुसपैठ करने के प्रयास पर नाराजगी जताई। ऐसा लगता है कि अन्य नेता अधीर हैं। मैं आपके साथियों को हमारे पास बुलाऊंगा, और आप एक समूह के रूप में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लड़ाई से बचना चाहते हैं तो आपको ये काम जल्दी करना होगा। काल ने सिर हिलाया। उन्हें अंदर आने दो। जब तक वे बंद जगह में पूरी ताकत से जाने को तैयार न हो, मुझे कुछ छुपकर बातें सुनने वालों की कोई चिंता नहीं है। अपने मन में कैरा हंसा। उन दोनों के बीच वे बस स्पैम नुलिफाई कर सकते थे, जबकि गोलेम बिल्ली घुसपैठियों को अवज्ञाकारी बच्चों की तरह थप्पड़ मारती थी। इस विचार से रेमी को हंसी आ गई, लेकिन थोर अहमद से सहमत था। उन्हें परेशानी पैदा करने में बहुत मजा आता था। उन्हें थोड़ा नम्र होने देना उसकी बहनों के लिए अच्छा हो सकता है। अहमद ने अपनी बाधाएं हटा दी, और विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने 6 स्पेलब्लेडों का एक समूह तथा न्यूबॉर्न से जनरल एक पोर्टल के माध्यम से प्रकट हुए। काल ने उस टोटेम की ओर हाथ हिलाया जिसे वह जानता था, और नागा जनरल ने अहमद से हाथ मिलाने से पहले मुस्कुराया। टोटेम लॉर्ड अहमद, क्या आपने अपने देश के प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्थिति से अवगत कराया है? स्पेलब्लेड में से एक ने पूछा। हाँ, मैंने ऐसा किया है। हम बस कुछ अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि वे भी हमारे साथ निर्वासन में जाना चाहें। विदेशी जादूगर ने एक क्रूर हंसी हंसी। ओह, मुझे नहीं लगता कि जब वे फैसला सुनेंगे तो वे इतने उत्साहित होंगे। अहमद ने काल की ओर सिर हिलाया। यही तो उसने उम्मीद की थी। अगर उनके पास विस्तार से चर्चा करने के लिए समय होता तो बेहतर होता, लेकिन बाकी लोग युवा प्रतिभाशाली को दूर भेजने के लिए अधीर दिखाई दिए। काल की टीम के बाकी सदस्य अंदर गए, लेकिन जब उन्होंने वहां एकत्रित आगंतुकों की ताकत को महसूस किया तो वे दरवाजे पर ही रुक गए।
जादूगरों में से एक ने उनकी ओर देखा और उसकी दुष्ट मुस्कान एक ईमानदार मुस्कान में बदल गई। अच्छा, यह अप्रत्याशित है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं उन सभी को एक साथ भेजने का समर्थन करता हूँ। उसने घोषणा की। डाना काल की ओर मुड़ी, जिसने उन्हें एक तरफ के कमरे में जाने का इशारा किया। मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा क्योंकि वे अधीर हो रहे हैं। मुझे सत्ता संतुलन के लिए खतरा मानकर निर्वासित किया जा रहा है। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन ये किसी अच्छी जगह पर होने की संभावना नहीं है, और खतरे का स्तर इतना अधिक होगा कि अगर मैं टोटेम रैंक तक पहुंच भी गया, तो इससे उनके स्थानीय सत्ता संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समस्या यह है कि यह लगभग निश्चित रूप से मानव अनुकूल जगह नहीं होगी। आप सभी के पास विकल्प है कि आप मेरे साथ चलें और संभवतः कभी वापस न आएं, या टोटेम लॉर्ड अहमद के संरक्षण में यही रहें। काल को याद नहीं था कि क्या उस हिस्से को स्पष्ट रूप से कहा गया था, लेकिन उसे यकीन था कि जादूगर पर कम से कम इतना भरोसा किया जा सकता है। दाना को तुरंत समझ में आ गया कि खतरा क्या था, और ओफेलिया उससे बहुत दूर नहीं थी। दोनों ही स्पष्ट रूप से भयभीत दिख रहे थे, लेकिन टेसा के चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे कि उसने अपने निर्णय के साथ शांति बना ली थी, चाहे वह कुछ भी हो। इसके विपरीत लोट्स क्रोधित दिख रहा था। आप सभी जानवरों को लेकर नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। हाँ, यही वह बात थी जिसकी उसे उम्मीद थी। ओफेलिया ने आह भरी। तुम्हें पता है कि अब मेरे लिए नहीं कहना असंभव है। अगर तुम बिना कुछ कहे चले जाते तो मैं तुम्हारे फैसले से संतुष्ट हो जाती, लेकिन अगर विकल्प दिया जाए तो मैं अपने दोस्तों को यूं ही नहीं छोड़ सकती। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे पता है, और मैं आप सभी पर इस तरह का दबाव डालने के लिए माफी चाहता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि अगर आप सभी यहां मेरे लौटने का इंतजार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला रहूंगा, और अगर आप सभी यहां रहेंगे तो भी लोट्स के पास एक कडल बियर होगी। लोट्स को जब यह एहसास हुआ तो वह थोड़ा शांत हो गई। एक कडल बियर का मतलब पूरी तरह से नुकसान नहीं था। इसके अलावा ओफेलिया शायद समूह में सबसे ज्यादा जोखिम से बचने वाली थी जब वह उग्र नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यह कोई उच्च मानक था। दाना ने थोड़ा सा सीधा होकर खुद को सिर हिलाया। अगर यह इंसानों के अनुकूल नहीं है तो हम छद्म मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। टेसा ने सिर हिलाया, और ओफेलिया ने भी, जिससे लोट्स को कंधे उचकाने पड़े। मुझे लगता है कि हम एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रकृति पुजारिन ने सहमति जताई। वे गंभीर भाव से मुख्य कमरे में वापस चले गए, और न्यूबॉर्न के टोटेम रैंक नागा जनरल ने खुशी से सिर हिलाया। स्पेलेब्लेड्स में सबसे बड़े ने बोलना शुरू करने से पहले समूह की ओर विनम्रता से सिर हिलाया। प्रोडी काल और दोस्तों, हमने आपके निर्वासन के स्थान पर निर्णय ले लिया है। हमने एक जादुई अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आपके आने के बाद हम आपके जीवन में हस्तक्षेप न करें और इस वार्ता में शामिल न होने वाले किसी भी व्यक्ति से आपके स्थान को गुप्त रखें। आपको ड्रैगन द्वीप समूह में द्रोध के राज्य में भेजा जाएगा। यह मुख्य रूप से राक्षसों का निवास वाला देश है, जिसमें इस महाद्वीप पर कहीं भी जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। जनरल के आग्रह के अनुसार आपको एक शहर के बाहरी इलाके में रखा जाएगा ताकि आपको अधिक स्थायी घर की तलाश करने से पहले स्थानीय संस्कृति को समझने का मौका मिले। आपके लापता होने की कहानी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हम आपको कोई भी व्यक्तिगत सामान इकट्ठा करने का समय नहीं देंगे, और आप अभी चले जाएंगे। स्पेलेब्लेड ने एक साथ काम किया और जल्दी से एक पोर्टल खोला जिसमें दूसरी तरफ किसी तरह की वेदी दिखाई दी, फिर काल को अंदर आने का इशारा किया। सार्वजनिक स्टेशन पर पोर्टल को 30 सेकंड से अधिक समय तक रोकना असभ्य माना जाता है। अब जाओ, उसने शिकायत की। काल ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित दोहरी जांच की कि हर कोई अपने स्थान पर है, ताकि वे गलत महाद्वीप पर पीछे न छूट जाएं, और फिर बेस्टियल फॉर्म को सक्रिय किया और पोर्टल के माध्यम से कदम रखा। यदि वह आगे के बारे में सोचता तो वह दूसरों को पहले ही वह कौशल सिखाने की कोशिश करता, लेकिन ओफेलिया पहले ही वेबियर रूप में बदल चुकी थी, जैसा कि उसने न्यूबोन में किया था। काल ने जादूगरों द्वारा की गई चौंका देने वाली ध्वनि सुनी जब उसने अपने बेस्टियल रेमेंट कवच मंत्र को सक्रिय करके रूपांतरित किया, लेकिन पोर्टल के दूसरी ओर के गार्ड काल की उपस्थिति से परेशान नहीं हुए। वे सभी अधिपति थे तथा सभी बड़े काले चमड़े के पंखों वाले राक्षस थे। द्रोध शहर में आपका स्वागत है। प्रवेश शुल्क एक चांदी का सिक्का है। शहर की ओर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने वाले गार्ड ने घोषणा की। काल ने एक सोने का सिक्का निकाला और उसे गार्ड की ओर उछाला, जिसने 5 चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें डाना को सौंप दिया, जो अभी अभी पोर्टल से होकर आई थी। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चले। ओफेलिया सबसे अंत में गई, पोर्टल बंद होने से ठीक पहले और दूसरा पोर्टल खुलने से पहले, जिसमें राक्षसों का एक समूह बड़ी गाड़ियां खींच रहा था। उनके सामने लकड़ी की बनी हुई बहुत सी साधारण इमारतें थीं, जो पुरानी और जल्दबाजी में बनाई गई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि प्रवेश द्वार का क्षेत्र शहर की दीवारों से परे एक बाहरी, गरीब इलाके में था।
कम से कम उन सभी को उम्मीद थी कि शहर में पहुंचने के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी। काल ने शहर की ओर चलते हुए सिस्टम इंटरफेस को सामने लाया, व्यस्त पोर्टल से दूर। यहां लगभग सभी के सिर के ऊपर एक नाम दिखाई दे रहा था, जो दर्शाता था कि वे सिस्टम से एक वर्ग के थे। योद्धा 10 में से 9 थे, लेकिन वहां दुष्ट, जादूगर और कुछ शमन भी दिखाई दे रहे थे। पादरी दुर्लभ थे, और काल ने अभी तक किसी को नहीं देखा था, लेकिन कुछ अन्य रंग थे जिन्हें वह तुरंत पहचान नहीं पाया। शहर में कौशल के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं था, सिवाय नुकसानदायक मंत्रों के, और अधिकांश निवासियों के पास किसी प्रकार का रक्षात्मक जादू सक्रिय था। इसलिए काल ने अनंत बिजली अवरोध के साथ साथ शून्य शरीर को पूरे समूह में फैलाने के लिए गार्जियन को बाहर निकाला। यह अभी के लिए पर्याप्त सुरक्षित होना चाहिए। व्यस्त सड़क के बावजूद हर कोई उनसे दूर भाग रहा था। यह थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि भीड़ में अधिपति रैंक के दानवों और राक्षसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह यहाँ एक जबरदस्त ताकत थे, और यहाँ तक कि कमजोर वयस्क निवासी भी ज्यादातर कमांडर थे। तब काल को एहसास हुआ कि समस्या क्या थी। हर किसी के पास एक सिस्टम सक्रिय था, और जब काले और सफेद टैबलेट में एक अजनबी उनके पास से गुजरता था, तो काल को याद आता था कि उसे अपनी स्थिति से क्या दिखाई दे रहा है। मोनाक काल गहरे लाल रंग में काले ट्रिम के साथ, जो पैकमास्टर के लिए विशिष्ट है। डकलाइट होस्ट के ग्रैंड वार चैंपियन। वह शहर में खुलेआम गिल्ड वार चैंपियन टैबलेट पहनकर घूम रहा था। जब वे एक संकरी गली में मुड़े, तो काल ने अपना कवच फिर से पहना, और जब टैबलेट गायब हो गया तथा उसकी जगह साधारण काले ड्रैगन स्केल और धातु प्लेट कवच ने ले ली, तो उसने राहत की सांस ली। इससे उनके नाम पर लगा गिल्ड टैग भी निष्क्रिय हो गया, लेकिन जब वे गली के दूसरी तरफ से निकले, तो उन्हें अभी भी अपने आसपास एक स्पष्ट क्षेत्र मिल रहा था। लोट्स ने सड़क की ओर इशारा किया। ओह, एक सराय। क्या हमें एक कमरा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हम मुख्य मंजिल पर स्थित सराय में क्या सीख सकते हैं? अगर और कुछ नहीं, तो हम स्थानीय भोजन आजमा सकते हैं। अजीब बात यह है कि निवासियों की सारी शक्ति और शहर की दीवारों के अंदर अधिकांश इमारतों के पत्थर के निर्माण की कलात्मकता के बावजूद, रोड शहर लगभग आदिम स्तर पर दिखाई देता था। सड़कों पर जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां थीं, तकनीक का कोई संकेत नहीं था, और सराय के अंदरूनी हिस्से खुले दरवाजों के माध्यम से दिखाई देते थे। जादुई लैंप का इस्तेमाल किया जाता था, और लकड़ी के धुएं की गंध आती थी। यह बहुत तेज नहीं था, और कुछ सेकंड बाद काल ने स्रोत का पता लगा लिया। सराय के बाहर एक जादुई शक्ति वाला धूम्रपान करने वाला यंत्र था, जो प्रामाणिक धूम्रपान के स्वाद के लिए लकड़ी जला रहा होगा। इसलिए संभवतः शहर उतना आदिम नहीं था जितना दिखता था, भले ही अधिकांश इमारतें साधारण लकड़ी और प्लास्टर या पत्थर के ब्लॉक से बनी थी, जिनकी छतें स्लेट टाइल या फूस की थीं। लाफिंग ड्रैगन नाम से प्रसिद्ध ये सराय अंदर से साधारण थी, लेकिन पूरी तरह साफ थी। काल उन्हें काउंटर पर ले गया, और सराय वाले ने विनम्रता से सिर झुकाया। भगवान राक्षस, आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जैसा कि काल ने याद किया, वो एक प्रकार का बाघ राक्षस था। यहाँ के लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि वह इस रूप में था। एक कमरा, या 5 लोगों के लिए कमरे, फिर शाम को डिनर और ड्रिंक्स। काल ने जवाब दिया, उम्मीद करते हुए कि सिस्टम ने उसकी आवाज को दानव की भाषा में जिस तरह से अनुवादित किया है वह बहुत अजीब नहीं है। बेशक, क्या आपको डिनर से पहले कमरों में कुछ रखने की जरूरत थी? काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम पहले उनकी जांच करेंगे। सराय के मालिक ने एक सेवारत लड़की को, जिसकी पीठ पर छोटे छोटे पंख थे, सिर पर घुमावदार सींग थे तथा पूंछ पर एक प्यारा सा हृदय के आकार का सिरा था, कमरे तक ले जाने का इशारा किया। तो आप लाफिंग ड्रैगन में क्यों आए? मुझे पता है कि हम आम रास्ते से थोड़ा हटकर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने प्रवास का आनंद लेंगे। बारमेड ने पूछा। काल ने ठहाका लगाया। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट लिया, और फिर हमारी प्रकृति पुजारिन ने आपका संकेत देखा। खुश ड्रैगन से बेहतर शगुन क्या हो सकता है? राक्षसी ने निराशा में अपना सिर हिलाया। ड्रैगन के हंसने के कई कारण हो सकते हैं, और इसका उत्तर शायद ही कभी खुशी होता है। उसके अनुभव में ड्रैगन क्रूर और अहंकारी प्राणी होते हैं। लेकिन अतिथि के समूह में 2 ड्रैगन पादरी थे, और इस प्रकार के ड्रैगनकिन में पूर्ण रक्त वाले ड्रैगनों के लिए एक प्रकार की नायक पूजा की भावना थी, और ड्रैगन देवताओं के लिए तो और भी अधिक गंभीर भावना थी। कमरा सादा था, जिसमें 6 लोगों के लिए चारपाई थी, सभी डेमंस के लिए बड़े आकार के थे, जो अक्सर 2 मीटर से अधिक लंबे होते थे। ये बिल्कुल सही रहेगा, धन्यवाद। काल ने कमरे के कोनों और खिड़कियों को एक त्वरित दृश्य स्कैन के साथ खोजने के बाद घोषणा की। क्या आप कोई विशेष चीज खोज रहे थे? बारमेड ने पूछा। चूहों के निशान। मैं उनके पैरों के निशान देख सकता हूँ, गंदे छोटे जीव। काल ने समझाया। राक्षसी ने दोबारा देखा, फिर समझ में सिर हिलाया। यदि आप देख सकते हैं कि पहले भी फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे, तो एक अच्छा होटल ढूंढना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। लेकिन यहाँ द्रोध में इतने राक्षस थे कि वे प्रतिकर्षण मंत्र बनाने की क्षमता रखते थे कि कृंतक संक्रमण केवल निम्न श्रेणी के प्रतिष्ठानों तक ही सीमित था।
काल ने अपनी इन्वेंट्री से एक नोटपैड निकाला और उस पर कुछ रूल लिखे। अगर उसने इसे सही तरीके से किया तो ये सबसे सरल सुरक्षा तावीज होना चाहिए। यह उसे कमरे में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के मूल विवरण के बारे में सूचित करेगा, फिर निष्क्रिय हो जाएगा। बस इतना ही कि यह पता चल सके कि जब वे दूर थे तो कमरा सुरक्षित नहीं था या नहीं। ये कैसा आकर्षण है? काल की बात समाप्त होते ही राक्षसी ने पूछा। उसकी पूंछ सहज ही कागज की ओर बढ़ गई। खैर, मैंने कमरे के लिए कुछ मजेदार सुरक्षात्मक आकर्षणों पर विचार किया था। आप जानते हैं, दिव्य बिजली या बेकाबू संभोग। लेकिन मैंने एक साधारण घुसपैठिया पहचान आकर्षण चुना, काल ने मजाक में कहा। दानव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब वह काल को घूरने लगी। मजाक मत करो। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? वह चौंकी। कोई सुरक्षा कवच बनाओ। ये यही है। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, बेकाबू ऑर्गास्म। अगर तुम मेरे लिए ऐसा कोई बना सको तो मैं बहुत अच्छी कीमत चुकाऊंगी। किसी दोस्त को दान कर दूंगी। लोट्स खिलखिलाकर हंसने लगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इसके बाद क्या होगा? रुको, यह कोई पुरुष मित्र तो नहीं है ना? क्योंकि उफ, बहुत गंदा है। दाना ने आह भरी और पादरी के सिर पर मुक्का मारा। हम ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन हाँ, शायद वह ऐसा कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि हमें शहर में अपने पहले दिन शरारतें करने और परेशानी खड़ी करने की प्रतिष्ठा बनानी चाहिए। राक्षसी ने उसे घूरते हुए उलझन में कहा। ओह, मुझे लगता है कि मैंने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। मेरी दोस्त भी एक सक्कुबस है और उसका पति थोड़ा, आप जानते हैं, प्रतिभाशाली नहीं है। अब काल ही उलझन में था। क्या ये किसी तरह का चिकित्सा उपचार था जिसकी वह मांग कर रही थी? ठीक है, वह इसे कर लेगा और फिर अगर कोई समस्या हुई तो वह सब कुछ मना कर देगा। काल ने तावीज लिखा और अपने मन के पीछे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनी, जो उसके किसी जानवर की नहीं थी। उसने दैवीय संकेत को अनदेखा कर दिया कि वह कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने वाला था और तावीज सौंप दिया। यह एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ घंटों तक चल सकता है। जब आप इसका इस्तेमाल करें तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना याद रखें, या जब आपका दोस्त इसका इस्तेमाल करे। बारमेड ने उसे अपनी सूची में रख लिया और उसे खुश होकर अंगूठा दिखाया। चलो वापस शराबखाने में चलते हैं। मैं तुम्हारे पहले दौर के ड्रिंक का खर्च उठाऊंगी। अब वे प्रगति कर रहे थे और नए दोस्त। काल को तब पता चला जब सराय में अन्य राक्षसों ने देखा कि सब उनके लिए मुफ्त पे ला रहा था। कर्मचारियों से दोस्ती करने से आप नियमित ग्राहकों से भी मित्रता कर लेते हैं, और काल का समूह इतना विचित्र था कि दोपहर के समय भीड़ में उसकी ओर काफी रुचि उत्पन्न हो गई। तो काल, क्या ये था? आपको द्रोध में क्या लेकर आया? यदि आप जहाजों के बीच आवागमन कर रहे हैं तो मैं कुछ और लोगों की तलाश कर रहा हूँ। जहाज पर एक या दो अतिरिक्त पादरी होने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसा लगता है कि आपका समूह खुद का ख्याल रख सकता है। पुरुषों में से एक बूढ़ा दानव जिसकी एक आंख गायब थी और जो अभी भी अभिशाप क्षति को विकीर्ण कर रहा था, ने पूछा। नहीं, हम सोच रहे थे कि कहीं अंदर जाकर आराम करने के लिए कोई आरामदायक जगह ढूंढी जाए। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। शहर में सहज नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपको दोषी ठहराता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यात्राओं के बीच कालकोठरी के लिए यहाँ आता हूँ। आपके पास इसके लिए एक अच्छा समूह है जिसमें एक जादूगर और एक बरसेकर और दो मरहम लगाने वाले हैं। यह थोड़ा नीरस हो सकता है, लेकिन अगर आप अतिरिक्त लूट को बेच देते हैं तो यह एक अच्छा जीवन है। महीने के लिए कुछ अतिरिक्त सोने के सिक्के कभी भी गलत नहीं होते। उसके बगल में खड़ा आदमी, जो चार भुजाओं वाला एक दुबला पतला बैंगनी रंग का राक्षस था, हंसा और अपनी ठुड्डी को रसोई की ओर झुकाया। वास्तव में कभी भी कुछ गलत नहीं होता, बल्कि यहाँ सब कुछ गलत होता है। बूढ़ा जेरेड यहाँ से लारेड शहर तक हर महीने एक बार यात्रा करता है, और जब वह सप्ताह के अंत में वापस आता है तो वह कालकोठरी में चला जाता है और फिर अपनी कमाई पीकर खत्म कर देता है, इस उम्मीद में कि बैत उसे थोड़ा ध्यान देगी। बारमेड ने अपना नाम सुनकर मुंह फेर लिया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसका नाम यूं ही गुजरते हुए लिया गया था। बूढ़ा नाविक उसके दादा के बराबर बूढ़ा था और आम धारणा के विपरीत एक सक्कुबस के भी मानक होते हैं। काल के आसपास के समूह ने कालकोठरी शहर, समुद्र तट से दूर नौकायन मार्गों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि द्रोध देश की राजधानी होने के साथ साथ अंतर्देशीय उपजाऊ कृषि भूमि के कारण एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भी था। कुछ घंटों बाद गार्डों की एक पूरी टीम आए और अपनी सीटों पर बैठ गई, जिससे आधा कमरा घेर लिया। वे नियमित रूप से यहाँ आते थे क्योंकि बारटेंडर ने उनके अपनी सीट पर बैठने से पहले ही उनके लिए पेय पदार्थ डालना शुरू कर दिया था। लेकिन काल ने देखा कि उसने एक अलग केक से शराब निकाली थी, और जो कुछ भी वह डाल रहा था, उसकी गंध उस शराब जितनी अच्छी नहीं थी जो काल की टीम पी रही थी। नाविक शराब पी रहे थे और रम के गिलास पी रहे थे, लेकिन इस नए पे की गंध लगभग बासी थी। गार्ड टीम के कप्तान ने पे का एक पूरा पिंड गटक लिया, फिर एक और गिलास पीने का इशारा किया। क्या दिन खराब रहा?
बेथ ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ फेरते हुए पूछा, जिससे क्रोधित गार्ड तुरंत शांत हो गया, जिसकी आंखें उसके द्वारा दिए गए सम्मोहनकारी सुझाव के प्रभाव में धुंधली हो गई थी। अब यह एक वेट्रेस के लिए एक उपयोगी कौशल था। घोल रेजिमेंट अपने मिशन से वापस आ गई है। 10,000 सैनिक, 1 दर्जन युद्धपोत और स्थानीय गार्डों के प्रति कोई सम्मान नहीं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि शहर के गवर्नर ने उन्हें हमारी चौकियां संभालने दी? कहा कि हम सक्षम नहीं हैं और अब हम सभी को अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। कैप्टन ने शिकायत की। वह एक अधिपति था, लेकिन उसकी टीम के ज्यादातर लोग सम्राट थे, इसलिए वे बुनियादी कानून प्रवर्तन के लिए कमजोर पक्ष में नहीं थे। कम से कम काल ने शहर में जो लोग देखे थे उनके आधार पर तो नहीं। लेकिन नई रेजिमेंट ने अपने लिए बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की होगी। काल ने कुछ देर तक गार्डों की शिकायतें सुनी, फिर उसे एहसास हुआ कि वे एक अस्थायी बल थे, जिन्हें सेना के रिजर्व से गार्ड की स्थिति में पदोन्नत किया गया था। न केवल उन्हें उनके पदों से मुक्त किया जा रहा था, बल्कि वे रिजर्व की स्थिति में वापस आ जाएंगे और उनका वेतन वापस उसी स्तर पर आ जाएगा जो सक्रिय होने से पहले था। आज उनके पास क्रोधित होने का अच्छा कारण था। लेकिन काल ने शहर के बारे में भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। द्रोध में लगभग 1,80,000 लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर विभिन्न प्रकार के राक्षस थे। न्यूबॉर्न की तरह ही वे विभिन्न बुद्धिमान राक्षस प्रजातियों के साथ स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाते थे और जादुई जानवर पूरे जंगल में जंगली घूमते थे। आपको बहुत सारे वन्यजीवों को देखने के लिए शहर से दूर जाना होगा, क्योंकि खेत अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे ही आप प्रमुख शहरों से बहुत दूर चले गए, वहां कुछ अविश्वसनीय रूप से खतरनाक जानवर थे। कैरा उनसे मिलने के लिए उत्साहित थी। उन्होंने एक और रोचक तथ्य भी जाना। द्रोध शहर और राष्ट्र दोनों इस क्षेत्र का मूल ऑकिश नाम था। हालांकि तटीय क्षेत्रों को ऑकिश नियंत्रण में आए सदियां बीत चुकी थी। अंतर्देशीय क्षेत्र में अभी भी बड़ी ऑक जनजातियां थीं और अधिकांश ऑकिश शहर थे, लेकिन हालांकि द्रोध अभी भी बहुत सी परंपराओं का पालन करता था, लेकिन यह निश्चित रूप से इन दिनों एक राक्षसी शहर था। आधा दर्जन राउंड के बाद गार्ड उदास होने लगे थे और काल को लगा कि वे हमला करने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। सौभाग्य से उसके और गार्ड के बीच नाविकों की कुछ टेबल थी। अगर महिलाएं उनके ठीक बगल में होती तो शायद मामला जल्दी ही बिगड़ जाता। लेकिन आज काल की किस्मत गार्डों के साथ नहीं थी और थोड़ी बहस के बाद सड़क पर दर्जनों वर्दीधारी सैनिक आ धमके। अच्छा, तुम्हें क्या पता? नशे में धुत और सार्वजनिक रूप से अव्यवस्थित अप्रशिक्षित रिजर्विस्टों के झुंड से आप यही उम्मीद करेंगे। गार्ड गश्ती दल के नेता ने शुरू किया। काल ने आह भरी और टेस्सा ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या होने वाला था। युद्ध की शुरुआत गार्ड और सैनिकों के बीच निहत्थे संघर्ष के रूप में हुई। फिर किसी ने पेय पदार्थों से भरी एक ताजा टेबल गिरा दी और नाविकों को अंदर खींच लिया गया। अंधाधुंध मुक्का मारने लगे। बेथ इस अव्यवस्था से बेपरवाह देख रही थी, क्योंकि वह काल की मेज पर पनीर और ब्रेड की एक ट्रे लेकर आई थी, साथ में एक ताजा शराब का जग भी। मुझे घंटों सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम हम जल्दी बंद तो हो जाएंगे, उसने मजाक में कहा, जब काल ने देखा कि इस हाथापाई में आधी मेजें नष्ट हो गईं। लोट्स ने अपने मुंह में एक अजीबोगरीब नीले रंग का पनीर का टुकड़ा डाला। मैं टेबल ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर कोई एक काम है जिसमें नेचर क्लेरिक अच्छा है, तो वह है लकड़ी की टेबल ठीक करना। बारमेड हंस पड़ी। मुझे यह अच्छा लगेगा। हमारे पास टेबलों के लिए एक मरम्मत करने वाला ताबीज है जिस पर मरम्मत करने का मंत्र लिखा है। हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार फर्नीचर की मरम्मत करनी पड़ती है। काल एक क्षण में अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि एक सैनिक उनकी मेज की ओर उड़ता हुआ आया। उसने उस आदमी को जमीन पर लिटा दिया और सिपाही ने पलटकर लड़ाई जारी रखने की तैयारी की, जब तक कि उसने ऊपर देखा और काल का चेहरा देखा। उसने तुरंत मुड़कर एक नाविक को पकड़ लिया जो बेहोश हो गया था, जिससे वह उस आदमी को शराबखाने से बाहर खींच सका। काल वापस बैठ गया और एक आंख वाला नाविक बूढ़ा जेरेड हंसा। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि जब उसे एहसास हुआ कि वह तुमसे टकरा गया है तो शायद वह भीग गया होगा। नशे में धुत नाविक हंसा। मैं इतना डरावना नहीं हूं। मैं तो कोई अधिपति भी नहीं हूं। काल ने नाविक को याद दिलाया। क्या ये वास्तव में मायने रखता है? वह एक जुनूनी दानव है और बाघ अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। आप संभवतः उसकी भुजाएं फाड़ सकते हैं और बाकी को यहां से दरवाजे से बाहर फेंक सकते हैं। नाविक स्पष्ट रूप से अत्यधिक शराब पीने के कारण बेहोश होने की कगार पर था, लेकिन बेथ सहमत थी और यहां तक कि ओफेलिया भी मानसिक गणना कर रही थी कि क्या आप छत की बीम और खंभे के बीच में किसी को यहां से दरवाजे से बाहर फेंक सकते हैं। बेथ ने काल की ओर देखकर मुस्कुराया और उसका ड्रिंक फिर से भर दिया। इसके अलावा आप टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। सामान्य दृष्टि वाले किसी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वह अपनी कुर्सी से टेलीपोर्ट हो गया है, लेकिन काल वास्तव में बहुत तेज था। कुछ ही मिनटों के बाद सैनिकों ने लगभग सभी लोगों को शराबखाने से बाहर निकाल दिया। केवल दीवार के साथ लगी कुछ मेजों पर ही शराब पी जा रही थी।
सराय के मालिक ने आह भरी और दरवाजे पर बंद का बोर्ड लगा दिया, जो चमत्कारिक रूप से अभी भी बरकरार था। फिर उसने झाड़ू निकाली और बेथ के साथ मिलकर गंदगी साफ करने का काम शुरू कर दिया, ताकि बीच के दरवाजे से मलबा बाहर निकाला जा सके। लोट्स उठी। वह थोड़ी नशे में थी, लेकिन अपने पैरों पर काफी स्थिर थी और पैरों को वापस मेज पर टिकाने लगी। वह उन्हें सही टेबल से मिलाने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करती थी, और यदि वह गलत टेबल पा लेती थी, तो वह तब तक पैर को फिर से उगाती रहती थी जब तक कि टेबल स्थिर न हो जाए। ये वास्तव में काफी कुशल था, और उसने फर्श से गंदगी साफ करने से पहले ही सभी टेबलों को सीधा खड़ा कर दिया था। फिर उसने स्टूल पर काम शुरू किया, उन्हें ठीक किया और कमरे में एक बोहेमियन नृत्य किया, अपने हाथों को ऐसे हिलाया जैसे वह किसी ऐसे गाने पर नाच रही हो जिसे केवल वह ही सुन सकती थी। बारटेंडर ने एक कुर्सी उठाए और उसे हिलाया, फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। यदि वे मानक के अनुरूप नहीं हैं, तो आप उन्हें सामान्य तरीके से ठीक कर सकते हैं। काल ने कमरे के दूसरी ओर से आवाज लगाई। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा टिकाऊ बना दिया होगा। कुर्सियां टूटने के लिए होती हैं, खोपड़ी के लिए नहीं, जिस पर वे टूटती हैं। सराय वाले ने समझाया। ओफेलिया ने काल की ओर आंख मारी। तुम्हें पता है, ये जगह आधी भी बुरी नहीं है। मुझे इस चुनाव पर हर मिनट कम पछतावा हो रहा है। बेशक बरसेकर उस योजना को मंजूरी देगा। वह इसमें शामिल नहीं हुई, इसका एकमात्र कारण ये था कि उसे नहीं पता था कि उसे जेल या काउंटी जेल से वापस लाने के लिए क्या करना होगा। इस शहर में लड़ाई के बाद वे शराबियों को जहां भी ले जाते थे। बार साफ हो जाने और दरवाजे से मलबा साफ हो जाने के बाद सराय वाले ने साइनबोर्ड को फिर से खोल दिया। अभी भी सुबह है, उन्हें कुछ घंटे और दे देना चाहिए। माफ करना, बेथ, आज रात जल्दी घर नहीं जाना। उनके पुनः खुलने के कुछ ही मिनट बाद एक बहुत ही सुडौल महिला, जिसके लंबे नुकीले कान और बेथ की तरह ही दिल के आकार की पूंछ थी, किसी बात को लेकर उत्साहित होकर दौड़ती हुई अंदर आई। उसने छोटी महिला को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसे हिलाया। क्या ये सच है? तुम ही हो जिसने रमोना के लिए ताबीज ढूंढा है? मैं अपने कमरे से उसकी आवाज सुन सकता हूँ। उन्होंने खिड़कियां भी बंद नहीं की, और यह पूरी तरह से काम कर रहा है। बेथ ने धीरे से खुद को अपनी उत्साहित दोस्त की पकड़ से मुक्त किया। हाँ, मुझे मंत्र मिल गया है, लेकिन यह एक बार इस्तेमाल करने वाला है, कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। फिर भी आपने किस तरह के प्रतिभाशाली कीमियागर को ढूंढ निकाला? क्या हम और भी ढूंढ सकते हैं? क्या वे प्रजनन मंत्र भी करते हैं? लोट्स ने ऊपर देखा। उसने प्रजनन क्षमता के लिए कई तरह के मंत्र किए। उसने प्रजनन क्षमता के लिए कई बेहतरीन मंत्र किए। दाना ने आह भरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी तरह के संदिग्ध व्यवसाय में उतरने जा रहे हैं? काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि हम इसे छोड़ देंगे। ज्यादा से ज्यादा शायद हम लोट्स को कुछ प्रजनन आकर्षण करने देंगे। दोनों राक्षस वहां आए और बेथ ने अपनी सहेली का उनसे परिचय कराया। सर काल, ये दाइमूसा है। वह महल में शाही कुलों के राक्षसों के लिए एक क्लिनिक चलाती है, जिन्हें प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं। बड़ी सक्कुबस ने दुखी भाव से कहा। और फिर वह लापरवाही से दिखावा करती है कि वह मेरी बेटी नहीं है। लेकिन एक दाई के रूप में मेरा काम दुल्हनों की मदद करना है, जो परिवारों के लिए एक वारिस के जन्म को रोकने वाली छोटी छोटी समस्याओं को हल करती है। मुझे पता है कि ज्यादातर प्रजातियां हमें कैसे देखती हैं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के नाम पर मैं आपसे अपील करूंगी। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। टेसा हंस पड़ी और डाना ने काल को धक्का मारा। शैतान ने वाक्य का आधा हिस्सा पढ़ लिया था, फिर उसने फैसला किया कि काल में शायद दयालु स्वभाव या सहानुभूति की भावना जैसी कोई चीज नहीं है। खैर, हमारे साथ एक नेचर क्लिनिक है और वह फर्टिलिटी चार्म कर सकती है, लेकिन हम हमेशा के लिए शहर में नहीं रहने वाले हैं। हालांकि सही कीमत पर मुझे लगता है कि मैं आपको एक जादुई वस्तु प्रदान कर सकता हूं जो मदद करेगी। हालांकि ये सुबह तक उपलब्ध नहीं होगी। दाई ने सिर हिलाया। मैं इंतजार कर सकती हूँ। असल में मैं नाश्ते के समय वापस आऊंगी अगर तब तक ये तैयार हो जाएगा। काल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह संभव होना चाहिए। वास्तव में उससे बस इतना करना था कि वह अपनी इच्छानुसार प्रभाव वाला एक पत्थर तराश दे, फिर लोट से उस पर धन्य वस्तु और अपना प्रजनन आकर्षण डालकर उसे प्रकृति देवता का आशीर्वाद दिलवा दे। लेकिन सुरक्षा के लिए वह सुनिश्चित करता था कि आप उस वस्तु का इस्तेमाल सिर्फ अपने ऊपर ही कर सकें। अन्यथा उसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा थी। तभी काल को लगा कि कोई उनके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। मंत्र ने उसे आगाह कर दिया कि कोई दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे उसे उनकी मौजूदगी का संकेत मिल गया था। एक क्षण ऐसा लगता है कि कोई मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि हम कुछ और करें, मुझे उससे निपटना चाहिए। काल सीढ़ियों से ऊपर भागा और सराय का मालिक उसके पीछे पीछे चला गया। एक यात्रारत डेमन के होटल के कमरे में सेंध लगाते हुए पकड़े जाने पर आप गायब हो जाते थे, और इस बात की संभावना थी कि यह उसका कोई संरक्षक था।
काल सीढ़ियों के ऊपर रुक गया और उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर हंसने की इच्छा को दबा लिया। एक बहुत ही नशे में धुत नाविक दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक कमरा नंबर 9 की चाबी को कमरा नंबर 6 के दरवाजे में डाल रहा था। फिर उसने गाली दी, दरवाजे पर लात मारी, और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने यही प्रक्रिया दोहराई। यही वह बात थी जिसने काल के जादू को चालू कर दिया था। उसने किसी समय अपना कंधा इसमें लगाया होगा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि यह बस काम नहीं कर रहा था। सरायवाला काल के पास से भागा। सर, क्या दरवाजे में कोई समस्या है? यहाँ, मुझे जांच करने दीजिए। ओह, देखिए, यही समस्या है। आप इसे उल्टा पकड़े हुए हैं। ये कमरा 9 के लिए है और यह कमरा 6 है। मेरे पीछे पीछे यहाँ आ जाए और हम वहां पहुंच जाएंगे। सरायवाला शराबी को बिस्तर तक ले गया और सरायवाला दरवाजा बंद भी नहीं कर पाया था कि वह आदमी खर्राटे लेने लगा। इसके लिए मुझे खेद है, सर। ऐसा कभी कभी हो जाता है। काल ने हाथ हिलाकर उस आदमी की चिंता को खारिज कर दिया। कोई बात नहीं। मुझे लगा कि शायद ये कोई गंभीर बात होगी, क्योंकि हमारे साथ पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। आप जानते ही हैं कि खूबसूरत महिलाओं के एक पूरे समूह के साथ यात्रा करना कैसा होता है। सरायवाले ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उस वेबियर के फर में कुछ चमक है। मुझे लगता है कि तुम्हें कभी कभी कामुक प्रेमियों के साथ समस्याएं होंगी। अजीब बात है, वह सही था। हमेशा ऐसा लगता था कि ओफेलिया के पीछे कोई ना कोई पड़ा रहता है, जिससे उनके रिश्तों में समस्याएं आती हैं। लेकिन समस्या का समाधान हो जाने पर काल ने जल्दी से ताबीज को पुनः बनाया और उसे दरवाजे के अंदर चिपका दिया और मधुशाला में वापस चला गया। झूठा अलार्म। उसने मुख्य कमरे में वापस आते समय दूसरों को बताया, लेकिन महंगे कपड़े पहने एक हताश दिखने वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया। सचमुच, कपड़े में असली सोना बुना हुआ था। बहुत खेद है, सर। दाइमूसा, आपको महल में वापस आने की जरूरत है। ओह, नमस्ते, बेथ। खेद है कि मैं नहीं रुक सकता। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। आदमी ने घोषणा की, फिर उसने बूढ़ी डेमोनेस को शराबखाने से बाहर खींच लिया। मुझे ये जगह पसंद है, ये जीवंत है। ओफेलिया हंसी। क्या तुम सच में मेरी माँ के लिए कोई चीज बनाओगे? मुझे पता है कि किसी से शहर में आने वाले दिन काम करने के लिए कहना असभ्यता है, लेकिन हम वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं। राजा के 3 बेटे हैं और हर एक कबीले का मुखिया, दानव कुलीन और राक्षस भगवान उनके लिए एक योग्य दुल्हन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये परंपरा है कि राजकुमार अपने 14वें जन्मदिन पर खुद से 2 साल से अधिक छोटी दुल्हन नहीं चुनेगा, और जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उनकी शादी हो जाएगी। इसलिए वर्तमान में हमारे प्रसूति वार्ड में कोहराम मचा हुआ है। बेथ ने समझाया। लोट्स ने दानवनी की खुशी में अपना गिलास उठाया। शर्माते हुए बच्चे दानव, नशे में धुत प्रकृति पादरी ने कहा। उनके साथ मेज पर बूढ़ा जेरेड भी था। काल ने आह भरी और नरमी दिखाई। मैं तुम्हारी माँ के काम में मदद करने के लिए एक चीज बनाऊंगा। ये सुबह तक तैयार हो जाएगी और मैं समझाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सराय मालिक ने आंखें घुमाई, क्योंकि बारमेड ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया था। सौभाग्य से काल की टीम और एक शराबी नाविक ही शराबखाने में मौजूद थे। अंधेरा होने लगा था और रात के लोग वहां शराब पीने के लिए जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन काल का इरादा नीचे रहने का नहीं था जब ऐसा हुआ। आधे नशे में धुत समूह को कमरे तक लाने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां ताबीज ने उन्हें बताया कि वह कमरे में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। राय अब जाग चुकी थी और अपने स्थान के भीतर से निगरानी रखने की योजना बना रही थी जब तक कि आसपास कुछ दिलचस्प न हो जाए। इस शहर में शक्तिशाली चीजें थीं और वह उनका खाना चुराना नहीं चाहती थी, इससे पहले कि वह जान ले कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ब्लडबैथ स्पाइडर के लिए यह सामान्य ज्ञान था कि वह सबसे मजबूत को वह चीज पहले लेने दे जो वह चाहता है। काल के विपरीत, जो निवासियों की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, वह स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि इस शहर में टोटेम से भी अधिक शक्तिशाली कम से कम एक चीज थी। टोटेम भी थे और वे खतरनाक थे, लेकिन जो भी आखिरी चीज थी वह बुरी खबर थी। उसे संदेह था कि यह कोई दानव था, लेकिन उसकी आनुवंशिक स्मृति में उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, और ऐसा नहीं लगा कि यह आज मिले अन्य दानवों जैसा था। हालांकि द्रोद शहर एक सुव्यवस्थित जगह प्रतीत होता था। जैसे ही सूरज ढल गया और आधी रात के आसपास शराब पीने वाली भीड़ के आखिरी लोग घर चले गए, शहर की सड़कें शांत हो गईं। हर कोने पर जादुई लैंप जल रहे थे, जिससे पैदल चलने वालों को सुरक्षा का एहसास हो रहा था। राय ने देखा कि बहुत से राक्षस स्वभाव से रात्रिच्च थे। हालांकि वे मुख्य रूप से दिन के समय सक्रिय रहते थे और शहर रात में सोता था, लेकिन वहां बहुत सी चमकती हुई आंखें थीं जो बहुत से रात्रिच्च शिकारियों को चिन्हित करती थीं। शहर की अन्य प्रजातियां इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। राय ने देखा कि बहुत से ड्रैगन किन अंधेरे में संघर्ष कर रहे थे, साथ ही कई छिपकली और राक्षस प्रजातियां भी। ये कुछ हद तक वैसा ही लग रहा था जैसा उसने न्यूबॉर्न में देखा था, लेकिन शक्ति का स्तर बहुत अधिक था। उसे यकीन नहीं था कि उसे इस बारे में कैसा महसूस करना चाहिए।
वह अभी अभी गोल्डन ड्रैगन नेशन में सहज हो रही थी, और अब वह ऐसी जगह थी जहां शिकार फिर से लड़ सकेगा, और उनके पास दर्जनों या सैकड़ों अधिपति भी थे जो उबाऊ नौकरियों के साथ शहर में घूम रहे थे। एक तरफ ओवरलॉर्ड ब्लड के इतने सारे फ्लेवर थे, दूसरी तरफ उसे शिकार को छुरा घोंपना पसंद था, न कि शिकार से छुरा घोंपना। उसने एक व्यक्ति को तो अपने गाड़ी बनाने के व्यवसाय के लिए पर्चे का ढेर ले जाते हुए भी देखा था। किस प्रकार का अधिपति आदिम गाड़ियां बेचता था। सुबह तक उसे समझ आ गया, यहाँ कोई ईंधन नहीं था, वे इसे नहीं बना पाए, इसलिए कोई बस या कार नहीं थी। चूंकि वहां कोई बस नहीं थी, इसलिए उन्हें हर चीज के लिए गाड़ी और वैगन का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन ज्यादातर डेमंस के पास काम करने वाले पंख थे, और जमीनी ट्रैफिक जितना ही हवाई ट्रैफिक था। इसका मतलब था कि आपको अपने सिर पर किसी के गिरने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन ज्यादातर लोग वैगन के साथ सड़क पर उतरते और फिर फुटपाथ पर चले जाते। उसे काल से अपने लिए उड़ान का मंत्र ढूंढवाना चाहिए। यह मजेदार लग रहा है। सुबह के उजाले ने समूह को जगा दिया, और राय ने काल को शहर की स्थिति के बारे में जानकारी दी, साथ ही यह भी बताया कि वहां रॉयल और मोनाक रैंक के लोग भोर से पहले काम पर जाने वाले मजदूरों की तरह कपड़े पहने हुए थे। यदि वे यहाँ अपने शक्ति स्तर के लिए विशेष व्यवहार की उम्मीद कर रहे थे, तो उन्हें बहुत निराशा होने वाली थी। महत्वपूर्ण लोगों के लिए उपहार बनाना उनका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। उनके अनुमान के अनुसार यदि वे मूल्यवान कारीगर और चिकित्सक के रूप में प्रतिष्ठा विकसित करना शुरू कर दें, तो समाज में उनका एक स्तर मूल्यवान हो जाएगा और उन्हें निकम्मे या मुफ्तखोर के रूप में नहीं देखा जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले जब वह सराय की छत से देख रही थी, तो उसने कवच पहने लोगों को मंदिर की इमारत की ओर जाते देखा था। ये वही कालकोठरी होनी चाहिए जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। इसमें ज्यादातर रॉयल और मोनाक रैंक के लड़ाके जाते थे ताकि वे कालकोठरी के पास ही अपना जीवनयापन कर सकें। सभी लोग नाश्ते के लिए नीचे चले गए, जो कि ताजी रोटी और तले हुए अंडे के साथ परोसा गया गाढ़ा स्टू था। ये बहुत बढ़िया था, यहाँ तक कि लोट्स को भी मानना पड़ा। फैंसी भोजन नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उनके मेनू में जोड़ने लायक था। बेथ सुबह के लिए ड्यूटी पर नहीं थी, और सामने की डेस्क पर एक बड़ी ऑकिश महिला काम कर रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जानती थी कि काल और अन्य कौन थे, इसलिए इनकी पर इतना व्यवस्थित था कि कम से कम अपने मेहमानों को सुबह की शिफ्ट के बारे में जानकारी दे सके। खाने के बाद वे अपने दिन की योजना बनाने और बेथ की माँ दाई द्वारा मांगी गई चीजें बनाने के लिए कमरे में लौट आए। ठीक है, मैं इस पर पौरुष, प्रजनन क्षमता और आनंद के लिए रून लिखूंगा। जब मैं रून को मंत्रमुग्ध कर रहा हूँ, तो तुम एक पवित्र वस्तु आशीर्वाद जोड़ो, और हमारे पास एक प्राकृतिक ड्रैगन मंत्रमुग्ध प्रजनन उपचार होना चाहिए। काल ने लोट्स को सुझाव दिया। जब काल ने अंडे के आकार का हरा पत्थर तराशना शुरू किया, तो छोटी पुजारिन ने उसे उत्साहपूर्वक अंगूठा दिखाया। यह प्रक्रिया काल की अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से चली, जैसे कि पत्थर स्वेच्छा से शक्ति को स्वीकार कर रहा था, न कि निष्क्रिय रूप से उस पर शक्ति थोपी जा रही थी। तैयार उत्पाद में बैंगनी चमकते हुए रून थे, और पूरा पत्थर प्रकृति के जादू के हरे रंग से चमक रहा था। लोट्स ने पत्थर की जांच की। यह अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसे परखने के लिए इसे दे देना चाहिए। इसे खुद पर परखना नासमझी होगी, ये कहने का एक शानदार तरीका था। इसलिए काल रास्ता जानने के लिए सामने काउंटर पर गया। मैं मिस बेथ या उसकी मां मूसा को ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कल शाम मिडवाइफ मूसा के काम में मदद के लिए एक सामान मांगा था, और मैंने उसे पूरा कर दिया है, काल ने समझाया। ऑकिश महिला ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी, और काल को एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसके लिए ऑकिश में अनुवाद किया था। उसे नहीं पता था कि यह सभी के लिए ऐसा नहीं करता था, या ये सिर्फ इसलिए था कि उसका उच्चारण अच्छा अनुवाद करता था, लेकिन ऑक्स उसे पसंद करते थे। बार में दोपहर के भोजन तक के लिए चली गई है, लेकिन मैं आपको उसकी माँ के काम का नक्शा बना सकता हूँ। आपको बस इस सड़क पर सीधे जाना है जब तक कि आप महल की दीवार तक न पहुंच जाएं। फिर पश्चिम की ओर जाएं, जो फ्रॉस्टफायर गेट के सबसे नजदीक है, या किसी भी गार्ड से कहें कि वह आपको उसके पास ले जाए। वे सभी जानते होंगे कि वह कौन है, वह लगभग एक सदी से महल में दाई का काम कर रही है। काल ने उसे धन्यवाद दिया, फिर दूसरों से पूछने चला गया। मुझे लगता है कि हम सुबह तक यही इंतजार करेंगे। सुबह की भीड़ से सड़कें भरी होती हैं, इसलिए हम सबके काम पर जाने के बाद शहर देख सकते हैं। ओफेलिया ने सुझाव दिया। ठीक है, यह मेरे लिए ठीक है। राय यहाँ तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करेगी, और मैं सामान पहुंचाने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा। काल ने सहमति जताई। चलो उड़ें, हॉक ने सुझाव दिया। यह सबसे अजीब बात नहीं होगी जो उन्होंने आज सुबह खिड़की से बाहर देखी थी। इसलिए काल हॉल से नीचे पिछले आंगन में चला गया, जहां हॉक अपनी जगह से बाहर निकला और काल उसकी पीठ पर कूद गया। यह अफसोस की बात थी कि उसके पास थोर की तरह कोई हॉर्नेस नहीं था जो उसे टिके रहने में मदद कर सके, लेकिन हॉक ने उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए घोस्टफायर बॉडी बैरियर का इस्तेमाल किया। घोस्टफायर थंडरबर्ड ने अपने पंख फैलाए और आलस से हवा में 100 मीटर तक चक्कर लगाया,
जो सुबह आने जाने वालों से ऊपर था, लेकिन उन स्थानों के करीब था जहां लंबी दूरी तक उड़ने वाले यातायात थे। इनमें से ज्यादातर पंख वाले राक्षस प्रजाति के थे, लेकिन कुछ मेंटिकोर सवार और कुछ संदेशवाहक विशालकाय चील की सवारी कर रहे थे। मुझे भी ये जगह पसंद है। मैं बिना किसी को परेशान किए शहर में उड़ सकता हूँ। हॉक ने काल को सूचित किया क्योंकि वह अपने लक्ष्य की तलाश में महल की तलाश कर रहा था। वहां महल के पश्चिम की ओर दूसरी मंजिल की बालकनी में, जैसा कि ऑक महिला ने कहा था, काल ने दाई को संभवतः उसके कार्यालय में देखा। हॉक ने चक्कर लगाया और अपने लक्ष्य से मात्र 1 दर्जन मीटर की दूरी पर महल के द्वार के बाहर झपट्टा मारा। वह जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले अपने स्थान में गायब हो गया, जिससे काल को गार्डों के सामने नाटकीय ढंग से प्रवेश करने का मौका मिल गया। वह व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ। बेशक उसने सोचा कि हॉक एक परिवहन कौशल था, लेकिन एक महाकाव्य ग्रेड और सम्राट रैंक एक। कप्तान, मेरे पास मिडवाइफ मूसा के लिए एक डिलीवरी है। यह उसके काम के लिए जरूरी है। काल ने गार्ड को सूचित किया, ये देखने के बाद कि महल में प्रवेश करने के लिए श्रमिकों की एक कतार थी। गार्ड ने सिर हिलाया, फिर किसी को काल को ले जाने का इशारा किया। जब वे उस आंतरिक इमारत की बालकनी में पहुंचे जहां वह काम करती थी, तो काल ने ऊपर की ओर इशारा किया। क्या ऐसे ही कूद पड़ना बहुत असभ्यता होगी? उन्होंने पूछा। ये तुम्हारा सिर है। गार्ड ने कंधे उचकाए। ऐसी स्थिति में चलो दरवाजा खटखटाते हैं। युवा सिपाही ने हंसते हुए उन्हें गलियारे से नीचे ले गया, फिर सीढ़ियों से ऊपर एक दरवाजे पर ले गया जिस पर एक चिकित्सक और एक पालना का चिन्ह बना हुआ था। उसने विनम्रता से दस्तक दी और एक थकी हुई युवती ने दरवाजा खोला। यह महत्वपूर्ण होना चाहिए, हम पिछले 14 घंटों से प्रसव में सहायता कर रहे हैं, उसने गार्ड पर फुसफुसाते हुए कहा, जो उसके क्रोध से दूर हट गया। शायद मुझे अकेले ही कूदकर उनका सामना करना चाहिए था, काल ने फुसफुसाते हुए कहा, जिस पर गार्ड ने हल्के से मुस्कुरा दिया। दाई, मेरे पास आपकी मालकिन के लिए एक जरूरी डिलीवरी वाला कुरियर है, उसने समझाया। तो फिर उसे अंदर भेजो और चले जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? गार्ड ने वैसा ही किया और काल अंदर चला गया तथा अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में एक पुरानी कहावत थी, विवेक वीरता का श्रेष्ठ अंग है। ये बात उस क्षण में स्पष्ट रूप से चरितार्थ हुई जब गार्ड ने मुड़कर एक महिला से भागना शुरू किया जो उसकी 1/3 लंबाई और उसकी आधी रैंक की थी। सचमुच वह एक महान बुद्धिमान व्यक्ति थे। मूसा एक झूलती हुई कुर्सी पर आराम कर रही थी, लेकिन जब उसने काल को देखा तो उसकी आंखें गुलाबी रोशनी से चमक उठी। क्या आपके पास वह चीज है जिसका जिक्र मेरी बेटी ने किया था? मैं आपका क्या एहसानमंद हूँ। काल ने पत्थर निकाला। पहले आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इसका परीक्षण करना चाहिए कि यह काम करता है। मैंने वास्तव में पहले ऐसा कोई पत्थर नहीं बनाया है, लेकिन एक बार जब आप इसे सत्यापित कर लेंगे तो हम बातचीत कर सकते हैं। जब उसकी बात समाप्त हुई तो उसे एहसास हुआ कि कमरे में मौजूद सभी लोग चमकते हरे अंडे को देख रहे थे।